सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में एम इक्विवेलेंट कहाँ कहाँ पे हम जो है उससे अलग आता है। एम इक्विवेलेंट कहाँ पे, अगर टू ब्लॉक सिस्टम है उसमें एम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ये देखो। और टू ब्लॉक सिस्टम है और वो एसएचएम कर रहा है, एक स्प्रिंग के दो एंड पे दो ब्लॉक लगे हैं और वो एसएचएम कर रहा है। इसमें अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, तो इसके मेरे पास दो मेथड है, तीन मेथड है। तीसरा मेथड एनर्जी वाला वो हम लेंगे उसके बाद। मान लो हमारे पास इस तरह से है, हम जानते हैं कि इसमें दो स्प्रिंग कनेक्टेड हैं, ये दो कनेक्टेड हैं और ये दो ब्लॉक जो है ये इसका नेचुरल स्टेट है। मान लो ये इसका नेचुरल स्टेट है, ये स्प्रिंग का नेचुरल स्टेट है। इसका मास है m1, इसका मास है m2। ये जो राइट जाता है बाय डिस्टेंस x1, ये इसका मीन पोजीशन है O1 और ये इसका मीन पोजीशन है O2। ये स्प्रिंग का नेचुरल स्टेट है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ये नेचुरल स्टेट में है। ये यहां से x1 जब राइट गया है और ये जब यहां से x2, उसी समय पे ये x2 लेफ्ट गया है। हम पहला इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। क्या लिख सकते हैं, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, क्योंकि सेंटर मास जहां था वहीं रहेगा, जहां था वहीं रहेगा। तो सेंटर मास जहां था वहीं रहेगा। सेंटर मास अगर यहां पर था, इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास अगर यहां पर था तो ये सेंटर मास नहीं मूव करेगा। ठीक है, सेंटर मास इनिशियल रेस्ट पे था, तुमने इसको छोड़ दिया ब्लॉक को, ब्लॉक ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो सेंटर मास इनिशियल रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहेगा। तो क्या होगा, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। लेकिन हमको अगर इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, हमको अगर इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है तो इसकी एक्सेलरेशन मान लो कितनी है, a1 है। अगर इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, a1 है, तो हम क्या लिख देंगे बताओ, हम यहां लिख देंगे k इंटू x1 प्लस x2। ये बताओ इस समय जब ये यहां पर ये मीन पोजीशन से, नेचुरल स्टेट से, ये जब x1 राइट है, m1 जब x1 राइट गया और उसी मोमेंट पे m2 जो है x2 लेफ्ट गया था, तो स्प्रिंग में नेट एलोंगेशन कितना था, स्प्रिंग में नेट एलोंगेशन था x1 प्लस x2। इसको जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, k इंटू x1 प्लस x2, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 1। हम ये भी लिख सकते हैं सेम फोर्स k इंटू x1 प्लस x2, क्योंकि स्प्रिंग में जो फोर्स है वो सिर्फ इसके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। स्प्रिंग में जो फोर्स है ये नेट डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, इसका और इसका मिला के। यही फोर्स अगर हम इसकी बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा, m2a2। समझ रहे हो ना, स्प्रिंग फोर्स है k इंटू x1 प्लस x2। स्प्रिंग फोर्स दोनों के डिस्प्लेसमेंट की वजह से डेवलप करता है। बट हमको जो इसका इक्वेशन लिखना है, ये क्या लिखना है, d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर। ये है d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। और d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं k इंटू x1 प्लस x2 की जगह यहां से डाल देते हैं, कितना डाल देंगे, m1 x1 by m2, that becomes equal to m2 into x2 का मतलब है m1 into x1, m1 into a1, m1 into a1। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, x1 ले लो कॉमन, x1 ले लो कॉमन, k ले लो कॉमन, x1 ले लो कॉमन, हो जाएगा m2 प्लस m1 by m1 m2 into x1 is a1। a1 क्या होता है बताओ, a1 होता है d स्क्वायर x1 by dt स्क्वायर। a1 क्या है, d स्क्वायर x1 by dt स्क्वायर। यहां माइनस साइन, यहां तो हम लिखे हैं मैग्नीट्यूड, बट देखो जब x1 राइट है, x1 जब राइट है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट है। अगर यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट राइट है तो नेट फोर्स लेफ्ट था, तो यहां एक माइनस साइन डाल देंगे बाद में। तो हम क्या देख रहे हैं कि d स्क्वायर x1 बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाय
हम कह रहे हैं m रिड्यूस्ड, क्या बोलते हैं इसको, m रिड्यूस्ड टाइम्स ऑफ x1। तो हम क्या देख रहे हैं, m रिड्यूस्ड को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास का डिफिनीशन होता है, ये होता है m1 m2 by m1 plus m2। इसका मतलब है अगर हम मास को ना तो m1 लें ना तो m2 लें, m1 m2 by m1 plus m2 लेके यहां डाल दें तो हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा। यानी कि ये किस तरह बिहेव कर रहा है, ये दोनों ब्लॉक मिलके एक सिंगल ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है जिसका मास है m1 m2 by m1 plus m2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सिस्टम को हम कन्वर्ट कर दें, हम 2 ब्लॉक सिस्टम को क्या करें, कन्वर्ट कर दें। कैसे, हम एक एंड को वॉल बना दें, हम एक एंड को वॉल बना दें, यहां दोनों एंड मूव कर रहा है, हम एक एंड का मास इनफाइनाइट बना दें। इनफाइनाइट मतलब वो नहीं चलेगा, वॉल हो गया, दिस मास इज इनफाइनाइट। और दूसरे मास को बना दें m रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मास हो गया m1 m2 by m1 plus m2। तो हम एक स्टेप में इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। कोई डाउट, कोई डाउट? उसमें फिर एक्सेलरेशन को सूडो फोर्स से करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है? एक्सेलरेशन को सूडो फोर्स से मतलब इसके बाद में एक्सेलरेशन है ना, आपने मतलब अगर एक को इनफाइनाइट मान लिया, मान लो m2 ठीक को है, इनफाइनाइट मान लिया, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन दूसरे वाले को देना पड़ेगा ना? नहीं क्यों, उसका इसका तब क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, जीरो ना। जैसे आपने उसमें बताया था कि हाफ m reduced into v relative square। हाँ तो अगर इसको, अगर इसका मास इनफाइनाइट कर दे, पहली बात तो तुम अब तक जितना भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किए थे सब में यहाँ वॉल था, हाँ सर। तो वहां तो स्प्रिंग वही तुम्हारा सिस्टम बन गया, पहली बात तो तुम उसको डायरेक्ट लगा दो। दूसरी बात यह है कि अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर इसका मास इनफाइनाइट है, फोर्स कुछ भी लगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। हाँ सर। तो मोशन तो सिर्फ इसी का होगा और तो किसी का नहीं होगा। तो अब ये सिंगल ब्लॉक सिस्टम बन गया, अब ये डबल ब्लॉक सिस्टम है, ये सिंगल ब्लॉक सिस्टम बन गया। जब तुमको पढ़ाएंगे सेंटर मास चैप्टर, और सेंटर मास चैप्टर में पढ़ाएंगे सी फ्रेम, सी फ्रेम होता है, हम सी फ्रेम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कोलिजन हो या कुछ भी हो, कोलिजन हो या फिर कोई भी मोमेंटम कंजर्वेशन, जब सी फ्रेम में सॉल्व करते हैं तो कैसे उसका शॉर्टकट निकालते हैं। उसमें हम तो बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी का 2 पार्ट होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम और एक होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है वो हम रिड्यूस्ड मास के कंसेप्ट से निकालते हैं और वही काम का होता है, बाकी कोई काम का नहीं होता है। ओके सर। ठीक है, तो ये समझो m1 m2 by m1 plus m2 लेके तुम डाल दोगे, क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये हो गया हमारा पहला मेथड इसको निकालने का। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। यहाँ किसी को डाउट है? देखो दूसरा मेथड ये है कि हम जानते हैं कि जब m1 x1 जब ऐसे सिस्टम को एलोंगेट करके छोड़ते हैं तो इस SHM में होता क्या है कि जो सेंटर मास है वो रेस्ट पे होता है, सिस्टम का सेंटर मास रेस्ट पे होता है। तो जो सिस्टम का सेंटर मास जो रेस्ट पे है, जो स्प्रिंग का कोई एक पॉइंट रेस्ट पर है, उसको हम क्या मान सकते हैं, उसको हम क्या मान सकते हैं, उसको हम मान सकते हैं वो एक वॉल है। जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है वो तो एक फिक्स पॉइंट है, तो हम वहां पे उसको कट करके हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, सिस्टम को इस तरह से भी व्यू कर सकते हैं कि उसमें 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं, एक वॉल के राइट साइड और एक वॉल के लेफ्ट साइड। दूसरा इसका जो तरीका है, इसमें हम सेकेंड मेथड जो है इसी चीज को निकालने का, वो ये है कि जब तुम्हारे पास इस तरह से है, और ये मान लो यहाँ पे इसका सेंटर मास है, ठीक है, ये इसका सेंटर मास यहाँ पे है, और तुम अगर इसको खींच के छोड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि ये इसका सेंटर मास है, ये रेस्ट पे है, सेंटर मास रेस्ट पे है। इस पूरे प्रोसेस में सेंटर मास इनिशियली रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। तो सेंटर मास रेस्ट पे है, तो अगर इसका हम ये कह सकते हैं जो सेंटर मास रेस्ट पे है, यानी ये पॉइंट नहीं मूव करेगा, ये पॉइंट नहीं मूव करेगा,
तो हम इस पॉइंट को एक दीवार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? हम एक वॉल मान लेते हैं। और हम कहते हैं इस वॉल के लेफ्ट में एक दीवार है, इस दीवार के लेफ्ट साइड एक स्प्रिंग है, राइट साइड दूसरा स्प्रिंग है, क्योंकि उस दोनों स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है। समझो, ये जो स्प्रिंग है राइट साइड, इसका एक एंड फिक्स है क्योंकि ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। इस स्प्रिंग का भी राइट एंड फिक्स है। तो अब अगर हम कहें तो मान लो इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो हम जानते हैं कि अगर टोटल लेंथ था L0 या टोटल लेंथ था L और स्प्रिंग कांस्टेंट था K, टोटल लेंथ था L, स्प्रिंग कांस्टेंट था K, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? ये लेंथ आएगा L1 इज इक्वल टू M2 इंटू L बाय M1 प्लस M2 आएगा ना। इनवर्स रेशियो में होता है, इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाता है, M2 इंटू L बाय M1 प्लस। तो अगर तुम्हारा ये लेंथ है M2 इंटू L बाय M1 प्लस M2, तुम जानते हो कि किसी स्प्रिंग में K इंटू L कॉन्स्टेंट होता है, कट कर दो कुछ भी कर दो, K इंटू L कॉन्स्टेंट रहता है। तो तुमने L को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो K इसी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, तो K हो जाएगा M1 प्लस M2 बाय M2 इंटू L इंटू K, होगा ना। सो लेफ्ट पार्ट का K इतना है। तो अब तुम सिर्फ लेफ्ट पार्ट को देखो, ये एक दीवार है, वॉल है, दिस बिहेव्स लाइक ए वॉल, और ये SHM हो रहा है, तो ओमेगा 1 हो जाएगा अंडर रूट K बाय M। अंडर रूट K बाय M का मतलब है अंडर रूट K लेफ्ट बाय K1 बाय M1। K1 क्या है बताओ? M1 प्लस M2 इंटू K बाय M2 इंटू M1, ठीक है ना। तो यहां से तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम इसे कंपेयर कर दो अंडर रूट K बाय M से, हम किससे कंपेयर कर देते हैं? अंडर रूट K इक्विवेलेंट बाय M इक्विवेलेंट। तो K तो तुम्हारा K था ही दिया हुआ ओरिजिनल, तो M इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या हो गया? सो M इक्विवेलेंट हो जाएगा M1 M2 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। दिस इज योर रिड्यूस्ड मास। तो तुम्हारा वही चीज तुम्हारा यहां भी आएगा। तुम अगर ये चीज करोगे, L2 यहां से यहां निकाल लोगे, M2 की क्या आ जाएगा? M1 रहेगा यहां, वही चीज आता है। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है, याद रखना, इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड है A1, इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड है A1। इसका मतलब क्या हुआ? इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड A1 है, इसका मतलब है ये यहां से यहां जाएगा A1 लेफ्ट, और यहां से यहां जाएगा A1 राइट। इसका एम्पलीट्यूड है A2, ये यहां से यहां जाएगा A2 लेफ्ट, और ये यहां से यहां जाएगा A2 राइट, ठीक है। ये इस मीन पोजीशन के व्हाट SHM कर रहा है विद एम्पलीट्यूड A2, और ये इस मीन पोजीशन को व्हाट SHM कर रहा है विद एम्पलीट्यूड A1। अब समझो इस बात को, जब ये अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, जब ये अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, ये अपने राइट एक्सट्रीम पे होगा उसी मोमेंट पे 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन, ये लेफ्ट एक्सट्रीम वो राइट एक्सट्रीम। जब ये अपने मीन पोजीशन पे होगा गोइंग राइटवर्ड, जब ये मीन पोजीशन होगा गोइंग राइटवर्ड, इसको स्टेट 2 मानो, तो ये अपने मीन पोजीशन पे होगा गोइंग लेफ्टवर्ड, होगा। जब ये अपने राइट एक्सट्रीम पे पहुंचेगा 3 पे, तो ये अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचेगा 3 पे, और जब ये फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करके लेफ्ट जाता हुआ पॉइंट 4 पे, तो ये अपने मीन पोजीशन पहुंचेगा लेफ्ट राइट जाता हुआ पॉइंट 4 पे। इस पूरे मोशन में तुम क्या देखोगे? M1 V1 माइनस M2 V2 0 है। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, इक्वल एंड अपोजिट, एक राइट होगा दूसरा लेफ्ट होगा, या एक लेफ्ट होगा दूसरा राइट होगा, ऐसे ऐसे। M1 V1 is equal to M2 V2. This is the first equation. Second equation, M1 X1 is equal to M2 X2, या M1 A1। तुम ये लिख सकते हो, अगर इसकी एम्पलीट्यूड A1 है, इसकी A2 है, तो M1 A1 is equal to M2 A2, ठीक। यानी कि ये अगर अप डाउन SHM कर रहा है, ये अगर अप डाउन SHM कर रहा है, इसकी एम्पलीट्यूड इसकी एम्पलीट्यूड फर्क होता है। जिसकी एम्पलीट्यूड, जिसकी मास कम होती है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, ठीक है। अब मैं ये समझना चाहता हूं
कि ये हो गया M1A1 इक्वल टू M2A2 और ये, और पूरे प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है, और पूरे प्रोसेस में एनर्जी, ये दोनों टाइम पीरियड हो रहा है, इसका और इसका, दोनों एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंचता है। जब ये अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा, ये अपने राइट एक्सट्रीम पे होगा, और जब ये अपने राइट एक्सट्रीम पे होगा, ये अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा। जब ये मीन पोजीशन पहुंचेगा गोइंग राइट वर्ड, ये मीन पोजीशन पहुंचेगा गोइंग लेफ्ट वर्ड, ठीक है। यानी दोनों का टाइम पीरियड सेम है, लेकिन दोनों में एक फेज डिफरेंस ऑफ पाई होता है। सेम टाइम पीरियड, बोथ ब्लॉक्स हैव सेम टाइम पीरियड, याद रखना। किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड सिस्टम का होता है, ब्लॉक का नहीं होता है। सेम टाइम पीरियड फॉर ऑल ब्लॉक, फॉर ऑल ब्लॉक्स, बट देयर इज फेज डिफरेंस, देयर इज ए फेज डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ, कभी भी कोई सिस्टम होगा जो तुम्हारे पास स्प्रिंग ब्लॉक टाइप का, इस टाइप का, मान लो मैं एक सिस्टम बना रहा हूं ऐसे, एक स्प्रिंग ये है, यहां एक ब्लॉक बॉल लिया, ये एक स्प्रिंग ऐसे लिया, अटैच कर दिया, फिर यहां से एक ऐसे लिया, एक बॉल लिया, फिर यहां से एक ऐसे स्प्रिंग लिया, एक बॉल लिया, फिर यहां से इसको कनेक्ट किया, फिर यहां से इसको कनेक्ट किया, फिर यहां से इसको कनेक्ट किया, एक मास, दो मास, 3 मास और 5 स्प्रिंग। एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम। अब मैंने किसी भी एक स्प्रिंग को, ब्लॉक को खींच के छोड़ दिया, पूरा सिस्टम एसएचएम करने लगा, पूरा सिस्टम एसएचएम करना स्टार्ट, पूरा सिस्टम एसएचएम कर रहा है। बट एक बात का ध्यान रखना, पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड सेम होगा। जब रुकेगा तो सब रुक जाएगा एक साथ, और जब मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो हर ब्लॉक मीन पोजीशन पहुंचेगा मैक्सिमम स्पीड से। यानी टाइम पीरियड इसका नहीं है, या इसका नहीं है, इसका नहीं, टाइम पीरियड पूरे सिस्टम का है। टाइम पीरियड इज डिफाइंड फॉर एंटायर सिस्टम, बट एम्पलीट्यूड इज फॉर द ब्लॉक। एम्पलीट्यूड हर एक ब्लॉक का अलग अलग होगा, तो याद रखना सेम टाइम पीरियड होगा दोनों ब्लॉक का, बट देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई। पाई का फिर क्या चीज आएंगे, उस पर आएंगे। एनर्जी मेथड जब बताएंगे तब निकालेंगे, फोर्स मेथड से नहीं निकालेंगे। M इक्विवेलेंट और K इक्विवेलेंट से निकाल सकते हैं इसको। इसको सर 3 का M इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? इसको बोल रहे हो? हाँ सर। मैं बस इलस्ट्रेशन शो कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, उसमें 25 स्प्रिंग है, 25 स्प्रिंग है और 24 मास है, किसी भी एरे में लगाया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगर टाइम पीरियड ऑफ मास M1 T है तो टाइम पीरियड ऑफ मास M2 क्या होगा, तो सोचना नहीं है, T ही होगा, बस ये। वो अग्रीड है सर, बस इतना पूछ लो कि 3 मास प्रोड्यूस मास निकाल सकते हैं। आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, ओके सर। आ रहे हैं। जिस दिन मैं बोल दूंगा चैप्टर खत्म, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो है, अभी सब कुछ बचा हुआ है, ठीक है। तो ये समझ लो फेज डिफरेंस ऑफ पाई होता है, इन दोनों फेज डिफरेंस ऑफ पाई होता है, ठीक है। अब समझो, ये तुम्हारा दूसरा चीज था। अब मैं ये जानना चाहता हूं, इसकी एम्पलीट्यूड है A1, इसकी एम्पलीट्यूड है A2। मैं ये जानना चाहता हूं, एक ऐसा पॉइंट जो इस लेफ्ट एंड से डिस्टेंस x पर है, एक ऐसा पॉइंट स्पाइरल जो इस लेफ्ट एंड से डिस्टेंस x पर है, समझ रहे हो, ये एक पॉइंट है। स्प्रिंग पे क्या करो, स्प्रिंग के ऊपर क्या करो कि एक ये लगा दो, तो ये स्प्रिंग है, देखो, ठीक है ना, ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग पे मैं क्या करता हूं, एक पर्टिकुलर टर्न को, ये एक पर्टिकुलर टर्न है, ये एक पर्टिकुलर टर्न है स्प्रिंग का, इसको मैं कलर कर देता हूं, इसको मैं मार्कर से कलर कर देता हूं, सिर्फ एक टर्न को। अब जब ये एसएचएम करेगा तो लेफ्ट एंड का एक एम्पलीट्यूड है, राइट एंड का भी एक एम्पलीट्यूड है। इस स्पाइरल का एम्पलीट्यूड क्या होगा ये हम जान, इस टर्न का एम्पलीट्यूड क्या होगा मैं ये जानना चाहता हूं। कैसे निकालोगे? मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो जो पॉइंट यहां से डिस्टेंस x पर है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा इस पॉइंट का। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस स्प्रिंग की खासियत होती है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेरियस पॉइंट्स हैं वो लीनियरली वेरी करते हैं,
कैसे वेरी करते हैं? लीनियरली वेरी करते हैं। यानी कि समझो इस बात को, अगर ये तुम्हारा एक स्प्रिंग है, इसके दो एंड्स हैं, ये और ये, अगर ये पॉइंट मूव कर गया, अगर ये पॉइंट मूव कर गया सपोज x1 डिस्टेंस, और ये पॉइंट मूव कर गया मान लो x2 डिस्टेंस, तो यहां से r डिस्टेंस पे जो पॉइंट था, यहां से r डिस्टेंस, मैं x से दिखा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट, x से मैं दिखा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, और r से मैं दिखा रहा हूं उसका पोजीशन। ये कितना मूव करेगा, हम ये जानना चाहते हैं। अगर ये एंड x1 मूव कर जाएगा और ये एंड x2 मूव कर जाएगा, तो ये पॉइंट कितना मूव करेगा। इसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। ये जो होता है r इक्वल टू होता है mx प्लस सी। क्या होता है? mx प्लस सी। या इसको ये कह सकते हो x इक्वल टू mr प्लस सी। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, r क्या है? पोजीशन और लोकेशन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन फैशन में होता है। मतलब ये जो पॉइंट है, अब बताओ तुमको यहां दो चीज पता है। क्या क्या पता है? कि जब r इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1। जब r इक्वल टू 0 है डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1। एट r इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज x1। तो यहां डाल दो 0, यहां डाल दो x1, तो c कितना आ जाएगा? c कितना आ जाएगा? x1। जब r इक्वल टू l है, अगर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ l थी, अगर r इक्वल टू l है राइट एंड, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2। एट r इक्वल टू l डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x2। तो यहां से तुम c तो तुम्हें पता था, यहां पे डाल दो l इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस c का मतलब हो गया x1, यही ना, सॉरी x2। x2 इज इक्वल टू m इंटू l, हाँ, प्लस x1। तो यहां से आ जाएगा l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? सॉरी m कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 बाय l। ये तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया? योर इक्वेशन बिकेम लाइक दिस। योर इक्वेशन बिकेम x इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ, m का मतलब क्या तुम निकाले हो? m होता है, देखो, x2 माइनस x1 बाय l का मतलब है दिस माइनस दिस बाय l, टोटल चेंज। ये कितना से एलोंगेट किया? x2 से। ये कितना से एलोंगेट किया? ये कितना से मूव किया? ये पॉइंट कितना मूव किया? x1। ये कितना मूव किया? x2। तो टोटल चेंज कितना है? x2 माइनस x1 बाय l माइनस दिस इज इक्वल टू दिस इंटू r प्लस c का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड पे कितना था? x1। जरा यहां देखो तो चेक करके, जब r इक्वल टू 0 डालेंगे तो कितना आएगा? x1। यस सर। और जब r इक्वल टू l डालेंगे कितना आएगा? x2। ठीक है, तुम किसी भी पॉइंट का, अब तुम किसी भी पॉइंट का l/2 का, l/3 का, l/4 का, 3l/4 का, l/8 का, l/7 का, किसी पॉइंट का तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। नाउ इस केस में क्या हो रहा है, जरा ये देखो। ये पॉइंट जब लेफ्ट मूव किया, अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचा, ये पॉइंट अपने राइट एक्सट्रीम पे पहुंचा, ये पॉइंट पहुंचा अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव, इसका डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, इसका नेगेटिव है बट थोड़ा कम है इससे, इसका भी नेगेटिव है, उससे भी कम है, इसका 0 है, इसके बाद पॉजिटिव हो रहा है। यानी अगर हम यहां पे देखना चाहें इक्वेशन तो इस तरह से बनेगा। यहां अगर हम इक्वेशन देखना चाहें तो इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा हमारा? यहां पे अगर हम जानना चाहते हैं इस स्टेट में, किस स्टेट में, जब ये अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पहुंच गया फर्स्ट स्टेट में और ये अपने राइट एक्सट्रीम पहुंच गया, हम जानना चाहते हैं यहां से डिस्टेंस x पे मौजूद पार्टिकल अपने नेचुरल स्टेट में जहां था उससे किधर गया, लेफ्ट या राइट, और कितना गया। हम लिख सकते हैं दिस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, जिसको मान लो ये r है, r पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है, हम लिख सकते हैं अगर ये कितना मूव कर गया x इज इक्वल टू
M2 माइनस दिस यानी A2 प्लस A1। क्यों A2 प्लस A1? ये था प्लस A2 और ये है माइनस A1। तो टोटल चेंज कितना है, डिफरेंस कितना है बताओ? यहां से यहां जो कितने का डिफरेंस आएगा? A2 माइनस माइनस A1 बाय L इंटू X। और ये कितना था? माइनस A1 था ना? समझ रहे हो? इंटू R। देखो तो करके, अगर R इक्वल टू 0 देते हैं, माइनस A1 है, और जो R इक्वल टू L देते हैं प्लस A2 है। अब तुम निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट का। ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट, और चूंकि ये हम मैक्सिमम लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए पॉइंट ऑफ स्प्रिंग लोकेटेड एट R इक्वल टू R। अब बताओ किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव? तो इसका अगर तुम देखोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड का सारा पार्टिकल लेफ्ट गया था, क्योंकि नेगेटिव आएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। देखो R इक्वल टू 0 पे नेगेटिव आ रहा है, R इक्वल टू 1 मिलीमीटर पे भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव आएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होगा और उसके राइट में पॉजिटिव आएगा। जिस पॉइंट पे ये 0 होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सो क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हो? क्या हुआ? X equal to MR plus C वाला relation हम्म होता है। हम्म X equal to MR plus C वाला relation का ध्यान रखना है कि X इक्वल टू MR प्लस C वाला रिलेशन। सर वो कैसे आया सर? मतलब बस ये लर्न करना है क्या कि नहीं, उसका प्रूफ है, relation होता है? उसका प्रूफ है, है सर? कर देते हैं प्रूफ। ठीक, तो एक बात ये पहले इसको समझ लो, लीनियर रिलेशन होता है। ये रिलेशन वेलोसिटी में भी होता है, तो हम इसको एक बार बता देते हैं सेपरेटली। हम इसको सेपरेटली बता देते हैं, क्योंकि स्प्रिंग तुम लोग हम नहीं पढ़ाए हैं, हम तुम लोग स्प्रिंग नहीं पढ़ाए हैं। क्लास के बाद में स्प्रिंग का एक नोट शेयर कर देंगे। एक स्प्रिंग का मैंने नोट्स बनाया हुआ है, उसमें ये सब कुछ है जो भी तुम देख रहे हो। सर अगर स्प्रिंग का मास हो तो भी अभी आएगा, relation same अभी रहेगा। आएगा अभी स्प्रिंग का मास अभी लेंगे। हाँ, रिलेशन ये काइनेमेटिक्स का रिलेशन सेम रहेगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन सेम रहेगा। उसमें मास से फर्क नहीं पड़ता सर। मास से फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। देखो, तो एक पहले हम एक दो चीज बता देते हैं, फिर इसका प्रूफ भी बता देते हैं। अगर ये पॉइंट x1 मूव किया है, मतलब ये पॉइंट अगर ग्राउंड के फ्रेम में से देखा जाए, ये अगर x1 मूव किया है और ये अगर x2 मूव किया है, ठीक है, तो हर स्पाइरल अलग अलग मूव कर रहा है। तो इस केस में अगर आप यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं, ये r इक्वल टू 0 का पॉइंट है और ये r इक्वल टू L का पॉइंट है, और तुम यहां एक पॉइंट ले रहे हो कहां पे? r इक्वल टू R पे, और जानना चाहते ये कितना मूव किया, जानना चाहते ये कितना मूव किया। तो इक्वेशन बड़ा सिंपल है, x2 माइनस x1 बाय L, x2 माइनस x1 टोटल चेंज बाय L वुड बी इक्वल टू x माइनस x1 बाय R। ठीक, x2 माइनस x1 बाय L वुड बी इक्वल टू x माइनस x1 बाय R। ठीक, समझ रहे हो? Then the gradient है क्या लिखा है? क्या चीज? Gradient sort of something is here. रेडियस और Sir, gradient. हाँ, ग्रेडियंट्स से ही निकले, जैसे हम टेम्परेचर स्केल में लेते हैं उस टाइप से आता है। अब क्यों आता है ये बताते हैं। ये बताओ, हम अगर इसको स्प्रिंग माने, इसमें टेंशन कितना होगा? F इज इक्वल टू के टोटल, के मतलब ऑफ लेंथ L, के ऑफ लेंथ L इंटू x2 माइनस x1 होगा। अगर हम इसको स्प्रिंग माने, इस पार्ट को देखें, तो इसमें कितना होगा? K ऑफ
लेंथ आर, की ऑफ लेंथ आर हाँ सर, इंटू एक्स माइनस x1। यस सर, लेकिन क्या दोनों में टेंशन सेम है? नहीं सर, क्यों नहीं सेम है? सेम आएगी। ये जब पूरा स्प्रिंग को हमने खींचा, हम मान सकते हैं ना कि ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है, मान लो ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में क्या होता है, टेंशन सेम रहता है ना। हाँ सर, तो यहाँ लो चाहे यहाँ लो, चाहे कितना भी छोटा टुकड़ा लो, उसमें टेंशन सेम ही आएगा। तो टेंशन सेम आएगा। अब तुमको पता है अगर ये KL है, K, अगर टोटल K है K, तो ये कितना होगा, R लेंथ का कितना होगा, KL/R होगा। हाँ सर, तो K से K कट गया ना। सर आर के बाय एल आएगा ना। R की वैल्यू नहीं, K इंटू L इज इक्वल टू K टोटल इंटू L टोटल इज इक्वल टू K ऑफ लेंथ R इंटू लेंथ R। ओके सर, तो K से K यहां से क्या आ गया बताओ, x2 माइनस x1 बाय L इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय R। हाँ सर, इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप ऐसा करें। इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई क्वेश्चन हो स्प्रिंग में, ये हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में भी। यहां देखो ये पॉइंट और मूव कर जाए बाय डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, इमेजिन करो, और ये पॉइंट मूव कर जाए बाय डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। मैं तुमसे पूछूं, और इसका लेंथ है, इसका नेचुरल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। मैं तुमसे पूछूं कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मूव नहीं किया, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मूव नहीं किया। जब तुमने इसको खींचा और इसको खींचा, याद रखना जब तुम किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो हर पॉइंट का एलोंगेशन सेम नहीं होता है। ऐसे देख रहे हो, पहले ये इस तरह से था और इसको हम खींच रहे हैं ना, इसको खींच रहे हैं, तो ये जो जिस पॉइंट मैंने पकड़ा वो तो चला ही नहीं, वो तो चला ही नहीं। फोर्स डेवलप कैसे करता है, समझो फोर्स डेवलप कैसे करता है। इमेजिन करो ये मूव कर गया 3 सेंटीमीटर राइट, ये भी मूव कर गया 3 सेंटीमीटर राइट, कितना उसमें फोर्स डेवलप किया, 0। अगर ये पॉइंट मूव कर जाए 3 सेंटीमीटर राइट और ये भी मूव कर जाए 3 सेंटीमीटर राइट, तो फोर्स डेवलप ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि फोर्स डेवलप करता है ड्यू टू डिफरेंस इन एलोंगेशन ऑफ द 2 पॉइंट। ये जो 2 पॉइंट है ना, ये जितना चला, ये जितना चला और ये जितना चला, दोनों में डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक फोर्स डेवलप नहीं करेगा। यानी पहले वाला अगर 1 सेंटीमीटर चला है तो दूसरे वाले को 1.1 चलना पड़ेगा, तब जाके फोर्स डेवलप करेगा। तो हर पिछले टर्न से अगला टर्न जो होता है थोड़ा सा ज्यादा चलता है, तब फोर्स जाके डेवलप करता है। तो इसके लिए आपने जो पूछा 1 पॉइंट होगा, हाँ। 2 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर होगा, वो 0 होगा। 4 हाँ सर, क्योंकि ये 3 चल रहा है और नहीं 25 सेंटीमीटर पे आएगा। ये इसका नेचुरल लेंथ है इसका नेचुरल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ सर, तो हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, हम यहां से बोल रहे हैं कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस r है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम निकालना चाहते हैं। जो पॉइंट यहां से डिस्टेंस r पे था वो पॉइंट कितना मूव किया ये निकालना चाह रहे हैं। हम लिखते हैं x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ 100 सेंटीमीटर इंटू x, और ये -1 सेंटीमीटर, ये होगा। टोटल चेंज कितना है बताओ, टोटल चेंज दिस माइनस दिस, तो 3 माइनस -1। और ये अब देखो x इक्वल टू 0, देखिए अब यहां इसको इक्वेट कर दो। अब तुमसे हम पूछें कि जो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे है, यहां से जो पॉइंट राइट में है 10 सेंटीमीटर, वो कितना मूव किया, उसकी एम्पलीट्यूड क्या है। और तो किसी पॉइंट की एम्पलीट्यूड पूछ दें स्प्रिंग में, इसकी एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे ये ब्लॉक है वो ऑसिलेट कर रहा है विथ 3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड। इस पॉइंट पे ये ब्लॉक है वो 1 सेंटीमीटर के इससे ऑसिलेट कर रहा है। तो यहां से जो 10 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट है राइट,
उसका एम्पलीट्यूड क्या है? तो यहां डाल दो 10 सेंटीमीटर, क्या आएगा? यहां डालो 10 सेंटीमीटर, माइनस 0.6 आ रहा है, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड 0.6 है। लेफ्ट साइड है। हाँ, वो वहां से लेफ्ट साइड है और फिर वो कभी राइट भी जाएगा। वो अपने नेचुरल स्टेट से 0.6 लेफ्ट और 0.6 राइट के बीच में ऑसिलेट करेगा, करेगा ना? हाँ सर। और हम ये पूछे कि बताओ यहां से 60 सेंटीमीटर पे या यहां से 50 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है? यहां से 50 सेंटीमीटर, यहां डाल दो 50 सेंटीमीटर, 50 दोगे तो हो जाएगा कितना? 1 सेंटीमीटर। यहाँ 50, ये और ये कट गया 2 से, और ये कट गया 2 से, 2 माइनस 1 सेंटीमीटर, तो उसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर होगा। इस टाइम पे, मोमेंट पे, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से 1 सेंटीमीटर राइट पे है। जीरो कर दो, कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर आएगा ना? जीरो कर दो, ये जीरो कहाँ, कौन सा पॉइंट मूव नहीं करेगा? इक्वेट कर दो इसको जीरो से, कौन सा पॉइंट मूव नहीं कर, जीरो से इक्वेट कर दो, कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। यही रिलेशन वेलोसिटी में होता है, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट की वेलोसिटी लेफ्टवर्ड अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यहां साइन भी लेते हैं प्लस माइनस, ठीक है? तो जो वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट होगी वो होगी यहां से यहां का चेंज +3, फाइनल +3, इनिशियल -1, +4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बाय 100 सेंटीमीटर इंटू r, -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तुम्हारा वेलोसिटी भी वही रिलेशन में आएगा, ठीक है? इसीलिए जब हम किसी स्प्रिंग की बात करते हैं और हम एक स्प्रिंग को वॉल से कनेक्ट रखते हैं और इसको जब खींचते हैं, ये स्प्रिंग है, और हम अगर इस स्प्रिंग के इस एंड को कितने से खींच रहे हैं, सपोज इसको हम खींच रहे हैं 10 सेंटीमीटर से, तो ये तो 10 सेंटीमीटर मूव कर गया, ये एंड कितना मूव किया? रेस्ट पे रहा ना? हाँ सर। तो इसका मिड पॉइंट मूव कर जाएगा कितने से? 50 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर से, ताकि इसका लेफ्ट एंड कितना मूव किया? इस लेफ्ट को देखो, लेफ्ट स्प्रिंग को देखो, लेफ्ट स्प्रिंग और राइट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा 2k जो भी है। तो यहां देखो, ये जो है ये एंड नहीं चला, ये 5 चला, तो इसमें एलोंगेशन कितना हुआ? 5। राइट पार्ट ये 5 चल चुका था, अब इसके रेस्पेक्ट में ये 5 और चला, तो इसमें एलोंगेशन कितना होगा? 5 ही ना होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों में फोर्स सेम है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। तो इसको याद रखना। तो हम ये कह सकते हैं ये 10 चलेगा, हर इसका पिछला स्पाइरल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कम चलेगा, लेकिन रिलेटिव में बराबर चलेगा। रिलेटिव उसमें फर्क है, देखो ऐसे करके एक स्पाइरल है, 2 स्पाइरल है और एक 3 स्पाइरल है, 3 टर्न है, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न। इसको एक चैम्बर मानो स्प्रिंग, इसको एक चैम्बर मानो, दोनों बराबर है। पहले इसको तुमने फिक्स रखा, इसको खींचा 1 सेंटीमीटर, इसमें फोर्स डेवलप किया, अभी तक ये मूव नहीं किया था। मैंने क्या किया, पहले इसको खींचा ऐसे, इसमें फोर्स डेवलप कर गया, अभी तक इसमें कोई फोर्स डेवलप नहीं किया है। अब मैं इसको फिक्स करके अब मैं इसको खींचता हूं, यानी कि जो पहले से पोजीशन आ चुका है उसके रिस्पेक्ट में उतना ही और खींचना है, समझ रहे हो? खैर इस पे हम बात करेंगे, नहीं तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है? हम स्प्रिंग का एक नोट शेयर कर देंगे, वो वैसे न्यूटन लॉज का है, तो उसको तुमने देखना, उसमें सब कुछ है, इस टाइप की मैंने बहुत सारी चीजें उसमें दी हैं, ग्राफ से कैसे बनाते हैं ये वो सब कुछ है, वो सब देख लेंगे, ठीक है? चलो, तो हमने देखा कि इसका हम कैसे निकालते हैं। अब जरा देखो दूसरा मास का जो केस होता है, वो होता है अगर स्प्रिंग में मास होगा तो क्या करेंगे, अगर स्प्रिंग में मास होगा तो क्या करेंगे। इफ स्प्रिंग हैव मास, if spring has mass, उस केस में m इक्विवेलेंट बदलता है। कैसे बदलता है देखो, अगर स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है, अगर स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है, इसका मास है m, इसका मास है मास ऑफ द स्प्रिंग s,
स्प्रिंग जनरली मासलेस होता है, बट अगर स्प्रिंग में मास है, उसका इफेक्ट तुम लेना चाहते हो, तो हम कहते हैं, तो इस केस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक मासलेस स्प्रिंग और यहां पे हम मास कर देते हैं m प्लस 1/3 ऑफ स्प्रिंग ऑफ मास को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? 1/3 ऑफ मास ऑफ स्प्रिंग को इसमें ऐड कर देते हैं, यानी इसकी m इक्विवेलेंट ये हो जाएगी। जो भी स्प्रिंग का मास है उसका 1/3 मास यहां ऐड कर दे। क्यों करते हैं ऐड? ये हम तुमको बताएंगे, बता देते हैं एनर्जी मेथड में। देखो, मान लो किसी मोमेंट पे इसका x डिस्प्लेसमेंट है और इसकी वेलोसिटी है v। इसका डिस्प्लेसमेंट है x और वेलोसिटी है v, तो हम यहां लिख सकते हैं, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखनी है तो u को लिख सकते हैं। तो हम इसकी काइनेटिक निकालना चाहते हैं, नहीं निकालना चाहते। ये बताओ, इस एंड की वेलोसिटी v है, इस एंड की वेलोसिटी कितनी है? 0। तो यहां से किसी डिस्टेंस x पे जाओ और एक छोटा सा मास कट करो dm। यहां x पे जाओ और x पे dx मास करो। ये पार्टिकल यहां dm मास कितने वेलोसिटी से जा रहा था? 0। यहां dm मास थोड़े ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा था, यहां dm मास और थोड़े ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, यहां का dm मास कितनी जा रहा है? v से जा रहा है। हर dm मास की वेलोसिटी अलग अलग है, और हम यही काम करते हैं किस में? इलास्टिक कॉर्ड में। एक रबर को बांध देते हैं दीवार से और रबर को खींचते हैं, इलास्टिक कॉर्ड को खींचते हैं, तो जो पॉइंट दीवार से बंधा है वो तो रेस्ट पे है, जो पॉइंट दीवार से बंधा है वो तो रेस्ट पे है, और जिसको हम खींच रहे हैं उस पॉइंट की वेलोसिटी v है। मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? v/2 है। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, रिजिड बॉडी नहीं है, ये इलास्टिक बॉडी है, डिफॉर्म हो सकता है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। तो अब तुमको जो काइनेटिक एनर्जी निकालना है वो दूसरे तरीके से आएगा। क्या करोगे? तुम कहोगे, मान लेते हैं यहां से डिस्टेंस x पे ये लेते हैं एलिमेंट, इसकी मास है dm, इसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ? अगर इसकी वेलोसिटी v0 है, अगर इस मास की वेलोसिटी कितनी है? v0 है, इसकी वेलोसिटी आएगी, लीनियर फंक्शन है, 0 से स्टार्ट हुआ और ये कितना हो जाएगा? v0/l इंटू x होगा। ये इसकी वेलोसिटी है। देखो, x = 0 पे वेलोसिटी 0 है और x = l पे वेलोसिटी ये आता है लीनियर फंक्शन। तो अब ये वेलोसिटी इस पॉइंट की है, डिस्टेंस x पे। यहां तुमने dx लेंथ का एक एलिमेंट कट किया, तो बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1/2 इंटू dm इंटू v² होगा। dm का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ द स्प्रिंग पर यूनिट लेंथ। स्प्रिंग का मास है ms पर यूनिट लेंथ, इंटू v का स्क्वायर मतलब v0² इंटू x² इंटू dx। अब क्या करना है? अगर टोटल काइनेटिक, यानी कि हर पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, लेफ्ट हाफ की काइनेटिक एनर्जी कम है, राइट हाफ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा? ये हो जाएगा, देखो, ms 2l3 v0² l3/3, यही ना? हाँ, l3/3, l3 कट गया, कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू ms/3 v0² आएगा ना? x को क्या लिया? 0 to l, 0 से l। तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? तो एक SHM निकालने का एक और तरीका होता है, तो टोटल एनर्जी निकाल लो, एनर्जी मेथड में देखेंगे हम। ये हो गया 1/2 kx² प्लस 1/2 m v0² प्लस 1/2 ms/3 v0² होगा ना? एंड दैट इज कांस्टेंट रहेगा ना? जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन आए तो ओमेगा होता है √, याद रखना। अगर px² प्लस qv² कांस्टेंट है, कभी किसी इक्वेशन में px² प्लस qv² कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस केस में
ओमेगा होता है, ये SHM होता है। पहली बात ये क्या होता है, SHM होता है। ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ P बाई क्यू, अंडर रूट ऑफ P बाई क्यू, और इसका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड जो है होता है इसको कंपेयर कर देते हैं हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। k का मतलब है हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या, वी कैन पॉइंट इट लाइक दिस, ठीक है। चलो इसको हम देख लें क्या होता है। ये इसका ओमेगा होता है, यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ, मतलब हाफ के स्क्वायर, मतलब ये हो गया एम इक्विवेलेंट, सिंपल, ये हो गया एम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। चलो तीसरा, स्प्रिंग, तीसरा मास का चेंज होता है। अगर स्प्रिंग वर्टिकल है, स्प्रिंग वर्टिकल है, उस केस में स्प्रिंग के मास का हाफ मास ऐड करते हैं नीचे। कैसे, देखो यहाँ कोई डाउट है? आपने इक्वेशन लिखी, हाँ, px square plus qp square equal to constant, ये हमेशा SHM डिनोट करेगी? हमेशा 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 हमेशा। ओके सर। क्यों करेगी, क्यों करेगी? डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं, कर दें। P बाहर, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, सही है। Q बाहर, 2v इंटू डी बाई डी टी, 0, सही है। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, v, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, v, यस सर। v कॉमन आगे कट गया, 2 कट गया, सो p इंटू एक्स इज माइनस क्यू इंटू ए, डी बाई डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन ए हुआ, सो एक्सीलरेशन इज माइनस p बाई क्यू इंटू ए, सही है, सॉरी इंटू एक्स, सही है सर। आ गया ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको कर सकते हैं। यहाँ कोई डाउट किसी को? 1/3 मास ऐड करोगे। अगला, जहां मास चेंज होता है, अगर स्प्रिंग वर्टिकल है, अगर स्प्रिंग वर्टिकल है तो आपको क्या करना है, हाँ इसको बिना सोचे समझे कर सकते हैं ना कोई भी क्वेश्चन। हाँ हाँ, बिना, वैसे बिना सोचे समझे का मतलब क्या है, आंख बंद करके वैसे मत करना, कर सकते हो बट करना मत, ठीक, हम आंख हमेशा खुला ही रखना। अगला होता है ये, इस तरह से, इसका मास है ms, इसका मास है m। हमें उम्मीद करते हैं कि इसमें जो एलोंगेशन होगा वो होगा mg इक्वल टू k डेल्टा x, mg इक्वल टू k डेल्टा x, लेकिन ये अपने खुद के वेट में, ये अपने खुद के वेट के कारण भी एलोंगेट होता है। और इसका खुद का वेट कैसा होता है, इसको आइडियल मान लो, मतलब इसको मासलेस मान लो, ऐसा बिहेव करता है कि इसका टोटल मास का हाफ यहां पर कंसेंट्रेटेड है। हाँ, ये सारा टॉपिक इलास्टिसिटी का है, जब हम देखेंगे सेल्फ वेट में कोई चीज कैसे होता है। ऐसा लगता है कि m प्लस ms/2 है, m प्लस ms/2 है। याद रखना, अगर कभी कोई क्वेश्चन, चाहे वो न्यूटन्स लॉज हो, चाहे वो इलास्टिसिटी हो, और चाहे वो ये हो SHM हो, अगर वर्टिकल स्प्रिंग है तो जो ये इफेक्टिव मास यहाँ पे ऐड करता है वो क्या होता है, m प्लस ms बाय, मतलब ये इसका हाफ, ऐसा लगता है ये मासलेस है और इस टोटल मास का, स्प्रिंग का हाफ मास यहाँ एडिशनल है, क्योंकि अपने सेल्फ वेट में एलोंगेट होता है। इट एलोंगेट्स इन सेल्फ वेट, इट एलोंगेट्स इन इट्स सेल्फ वेट, खुद का वेट इसको एलोंगेट करता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने बोलोगे प्रूव कर देते हैं, और नहीं तो बोलोगे तो इसको हम इलास्टिसिटी में प्रूव करते ही हैं। वैसे जो स्प्रिंग का नोट्स है उसमें बता दो प्लीज, क्या चीज, ऐसे ओरली बता दो। अरे कुछ नहीं, इसमें है क्या, सेल्फ वेट में जो एलोंगेट होगा, ये बताओ, अगर एक रस्सी है,
और एक रस्सी और यहाँ पर हैंग कर रहा है, कोई इलास्टिक रोप है या कोई स्प्रिंग है, तो क्या टेंशन नीचे से ऊपर वेरी करेगा? करेगा ना। यहाँ टेंशन जीरो है, यहाँ टेंशन इसमें जीरो है, और ये जो टेंशन देख रहे हैं ना टॉप पे, इसको पूरे मास को बैलेंस करना है, इसके पूरे मास को बैलेंस करना है। यहाँ का टेंशन क्या कर रहा है? कहीं का भी टेंशन क्या करेगा जरा सोचो, यहाँ कट कर दो, जहाँ टेंशन निकालना वहां कट कर दो, उसके अगर ये डिस्टेंस कितना है y है, जहां टेंशन निकालना है वहां इसको कट कर दो, उसके नीचे का लेंथ अगर y है, तो ये जो देख रहे हो यहाँ का टेंशन क्या कर रहा है? इस नीचे के पूरे वेट को बैलेंस किए हुए। तो यहाँ जो टेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा बताओ? m/l मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू वाई इंटू जी होगा ना। यानी यहाँ टेंशन, यहाँ की कंपोनेंट, यहाँ टेंशन ज्यादा है, यानी अगर यहाँ पे तुम एक dx लेंथ कट करोगे, dy लेंथ, और यहाँ एक dy लेंथ कम कट करो, एक dy लेंथ का सेक्शन यहाँ लो और सेम dy लेंथ का सेक्शन यहाँ लो, यहाँ पे टेंशन ज्यादा है ना, इसलिए यहाँ एलोंगेशन ज्यादा होगा। यहाँ टेंशन कम है, यहाँ एलोंगेशन रिलेटिवली कम होगा, इसीलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एलोंगेशन नहीं होगा। यहाँ का 1 मिलीमीटर, यहाँ का 1 मिलीमीटर लेंथ अगर 1 नैनोमीटर एक्सपेंड कर गया, यहाँ का 1 मिलीमीटर लेंथ अगर 1 नैनोमीटर एक्सपेंड कर गया, तो यहाँ का 1 मिलीमीटर लेंथ एक हो सकता है माइक्रोमीटर एक्सपेंड कर जाए, और जाएंगे ऊपर हो सकता है 1 मिलीमीटर कर जाए। यहाँ पे एक छोटा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब हम इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे टोटल इसका एलोंगेशन, तो वो जो है हमारा आएगा बाय 2 आता है, वो हम प्रूव करेंगे। अभी तुम बस ये याद रखना, कहीं वर्टिकल स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछ दे तो वर्टिकल स्प्रिंग को बना देना मासलेस और उसमें m/2 ऐड करना। हॉरिजॉन्टल के केस में कितना किए थे? m/3 ऐड किए थे। अगला एक और केस होता है जो कि होता है तो है EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लेकिन चूंकि तुम लोग पढ़े हुए हो, तुम लोग पढ़ा हुआ है, तो उसमें ऐसा होता है मास बदलता है। उसमें मास कैसे बदलता है? देखो उसमें मास इस तरह से बदलता है कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसा हो, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मास। हालांकि अभी देखो हमारा एक टॉपिक है इसमें, वो है कि इस चैप्टर के बाद हर चैप्टर में कहीं ना कहीं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या SHM का यूज है, हर चैप्टर में। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहां यूज नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हर चैप्टर में। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो SHM से रिलेटेड नहीं है। तो जब हम चैप्टर वाइज में जाएंगे तो हम उसमें 2 चीजें हैं मेरे पास, चूंकि हम SHM अभी पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे हम उस चैप्टर के SHM के केसेस भी लेते जाएंगे। जैसे वो जब पढ़ाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, या पढ़ाएंगे रोटेशनल मैकेनिक्स, तो वहां पे वो SHM के केस लेंगे, वो चैप्टर वाइज। तो होता क्या है उसमें, जो चीज पहले करते हैं, जैसे अगर हम सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं 11th में, तो रोटेशनल के बाद SHM होता है, तो उसमें वो रोटेशन तक के सारे केस बता देते हैं, बट सरफेस टेंशन नहीं पढ़ाए। तो जब सरफेस टेंशन में जाते हैं, मतलब SHM और वो चैप्टर उसमें जो बाद में आ रहा है उसमें उसको पढ़ाते हैं। जैसे ग्रेविटेशन में कैसे होता है SHM, वो ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाए, लेकिन अगर ग्रेविटेशन पढ़ाने के बाद SHM पढ़ा रहे हैं तो उसको बता देते हैं। कहने मतलब है कि आउट ऑफ SHM एंड एनी पर्टिकुलर चैप्टर जो भी बाद में आ रहा है, हालांकि इसको हम बता देते हैं, वहाँ पढ़ा हुआ है। अगर ये हमारे पास एक फ्रेम है और इस फ्रेम में यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक जनरल चीज होता है, इसको इस तरह से करते हैं, और यहाँ पर जो आपने एक रॉड डाल दिया है, इस रॉड की लेंथ है L, मास M, और यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये एक वायर फ्रेम है, इसका कैपेसिटेंस है C। और अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम इसको खींच रहे हो, यू आर पुलिंग इट बाय फोर्स F, इसको तुम पुल कर रहे हो बाय फोर्स F, कांस्टेंट फोर्स F। रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, देयर नो रेजिस्टेंस एनीवेयर, नो रेजिस्टेंस एनीवेयर। इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, इस मास की एक्सेलरेशन क्या होगी, कितनी होगी बताओ? कितनी होगी? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड?
देख लेते हैं, हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे लेट एट टी इक्वल टू टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज v एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज a। किसी टाइम t पर मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है, देख लेते हैं। तो उस इंस्टेंट पे इसका सर्किट डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसकी ईएमएफ होगी मोस्टल ईएमएफ VBL होगी ना। Yes, sir. तो जब ये VBL होगी तो बिकॉज यहाँ रेजिस्टेंस है नहीं, इसके अक्रॉस भी ये होगा, तो ये Q होगा, ये माइनस Q होगा। तो हम क्या लिख देंगे, Q इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बताओ, Q इज इक्वल टू ये मूविंग रॉड है, Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV का मतलब है, C का मतलब हो गया C, E का मतलब हो गया VBL। ये चार्ज है लेकिन ये तो एक्सेलरेटेड है, लेकिन ये तो एक्सेलरेटेड क्योंकि तुमने इसको पुल किया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt कितना हो जाएगा, C कांस्टेंट, B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, dv बाई dt क्या है, एक्सेलरेशन है ना। Yes, sir. अब तुम जरा सोचो कि जब इसमें ये इसको चार्ज भेज रहा है और ये रेट ऑफ चार्जिंग किसके इक्वल है, करंट के इक्वल है। यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ये करंट कैरिंग वायर जब भी मैग्नेटिक फील्ड में होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, कौन सा, F मैग्नेटिक लगता है ना। Yes, sir. PI. तो F मैग्नेटिक हो जाएगा ILB जो कि अपोजिट होगा। तो यहाँ इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, तुमने एक फोर्स लगाया हुआ था कितना, तुमने एक फोर्स लगाया था यहाँ पे F, क्या लिख दोगे, F माइनस ILB होगा ना। F माइनस अप्लाइड फोर्स माइनस ILB इज इक्वल टू MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। F का वैल्यू दिया हुआ है ILB, I यहां से डाल दो, I कितना है बताओ, CBL इंटू A, CBL इंटू A, ये है करंट इंटू LV इक्वल टू MA। यहां से एक्सेलरेशन आएगा F बाय M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है कि इसका जो मास है वो M नहीं है बल्कि B स्क्वायर L स्क्वायर C उसमें जुड़ गया है, लग रहा है ना। हाँ, sir. तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, इसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया और प्रेस करके छोड़ दिया, SHM कर रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो लिखोगे ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय ये मास लोगे M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C, मास नहीं लोगे, Okay, sir. ठीक है। 2 pi under root M by K में M ये लेना पड़ेगा. M की जगह ये होगा, इफेक्टिव मास होता है इसका, इफेक्टिव जो है मास होता है, इनर्शिया होता है, वो ये होता है M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C, ठीक है। Sir, इसका screenshot ले लो ना, please. क्या चीज, Sir, इसका solution का screenshot sir, एक second. हाँ ले लो। Okay, sir. ठीक है। अब देखो हमने अब तक जो चीज देखा था वो अब ये देखा, चलो इसको हम फिर से अभी आएंगे इसमें। ये मासेस के केस थे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का हम एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। करें, अभी तक हमने क्या देखा था, टाइम पीरियड। हाँ बोलो। एम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? अभी इंक्लाइंड प्लेन में रखा हो तो कोई स्प्रिंग कहीं रखा हो दुनिया में, एफ बाय टू कहीं रखा हो दुनिया में, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है क्या चीज, ये कैपेसिटर वाला केस था। अगर कैपेसिटर वाला केस है और इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ये बोल रहे हो वाला नहीं सर, तो कैपेसिटर वाला नहीं, ये वाला स्प्रिंग वाला जो हमने इसके पहले किया, तो एमएस बाय 2 लेंगे कि एमएस बाय 3? अगर लेना चाहिए। अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है तो कोई स्प्रिंग ब्लॉक ड्राइव कर देंगे, स्प्रिंग डिराइव कर देंगे, हम डिराइव कर देंगे कि क्या लेना है।
ठीक है, देखो हम बता रहे हैं क्या करना है तुमको। MS/3 लोगे या ये लोगे, ड्राइव करना पड़ेगा, इसलिए बता रहे हैं ना। एनर्जी मेथड जब पढ़ेंगे, एनर्जी मेथड के बाद देखो ये सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन बेस के लिए ठीक है। अदरवाइज अगर हम एडवांस पेपर की बात करें तो बिल्कुल एक इनोवेटिव क्वेश्चन होता है, उसमें आपको बिल्कुल मतलब सॉल्व करना होता है। ऐसा भी पॉसिबल है ना कि स्प्रिंग हो जिसके की लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रही हो, तो क्या करोगे? तो फंडामेंटल कोई वो नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है, फंडामेंटल कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। सो देखो अभी हमको क्या करना है, हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड, हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब यहां पे समझो, अब यहां पे ये समझो, तीन केसेस होते हैं, तीन केसेस होते हैं। पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझते हैं। किसी भी सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां नेट फोर्स 0 होता है, जहां उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है। ये कौन बताएगा, ये कहां से निकलेगा? ये आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके लिए क्या यूज करोगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। ये नेचुरल है, डिपेंड्स ऑन नेचर, डिसाइडेड बाय नेचर, डिसाइडेड बाय नेचर। ये हमारे हाथ में जनरली नहीं होता है, ये एक फिक्स चीज होता है जो कि हमको न्यूटन्स लॉ से निकल, कहां फोर्स 0 है, जहां इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरा वो पॉइंट होता है जो रेस्ट पे होता है, दूसरा वो पॉइंट होता है जो रेस्ट पे, जहां पे पार्टिकल रेस्ट पे होता है। एक पॉइंट जहां फोर्स 0 है और एक पॉइंट जहां स्पीड 0 है। यहां पे स्पीड 0 है, एक पॉइंट जहां स्पीड, जैसे दो पॉइंट होते हैं लेफ्ट और राइट दोनों में, स्पीड 0 है। एक वो पॉइंट जहां स्पीड 0 है, इसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन को ईपी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं राइट ये किस पे डिपेंड करता है? तुम पे डिपेंड करता है, तुम कहां तक इसको छोड़ रहे हो, कहां से इसको छोड़ना चाह रहे हो, तुम्हारे हाथ में। चाहो तो यहां से 5 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दो, चाहो तो यहां से 8 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दो, चाहो तो 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दो, चाहे तो 20 खींच के छोड़ दो, ये तुम्हारे हाथ में है। एम्पलीट्यूड इन योर हैंड्स। एम्पलीट्यूड तो ये जो होता है पॉइंट, दिस पॉइंट इज डिसाइडेड बाय अस। हम इसको डिसाइड करते हैं, ये नेचर नहीं डिसाइड करते, ये हम डिसाइड करते हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड है ओमेगा, वो कौन डिसाइड करता है? नेचर डिसाइड करता है। टाइम पीरियड भी इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखना, यहां से यहां तक की दूरी एम्पलीट्यूड कहलाती है, या यहां से यहां तक की दूरी एम्पलीट्यूड कहलाती है। जहां पे रेस्ट पे है, जहां पर फोर्स 0 है और जहां पे स्पीड 0 है, उसके बीच की दूरी, फोर्स 0 और स्पीड 0 के बीच की दूरी एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो तुमको स्पीड दिया होगा 0 कहां है, तो पहला केस तुमसे क्या पूछा जाएगा? तो याद रखना, इसके अबाउट मोशन मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज में जो भी चीज राइट हो रहा है उसी का रिवाइंड लेफ्ट होता है, जो चीज राइट हो रहा है उसी का मिरर इमेज लेफ्ट में होता है, एकदम सिमेट्रिकल। इसके अबाउट मोशन क्या होता है? एकदम सिमेट्रिकल होता है। मोशन इज सिमेट्रिकल अबाउट, मोशन इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस पॉइंट, मिरर इमेज होता है। अब समझो इस बात को, अगर हमसे ये पूछा गया है, अगर हमसे ये पूछा गया है कि ये बताओ कि अगर हमको, पहला केस होता है एम्पलीट्यूड का, स्पीड 0 है, पॉइंट ऑफ रेस्ट इज गिवन,
पॉइंट ऑफ रेस्ट इज गिवन, हमको किसी क्वेश्चन में किस पॉइंट से हमने उसको छोड़ा वो दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ रेस्ट इज गिवन, पॉइंट वेयर एफ नेट इज 0 कैन बी कैलकुलेटेड। यानी ये तुमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, तुमने उसको रेस्ट पे से कहां से छोड़ा था, और तुम ये जानते हो न्यूटन लॉ का यूज करके तुम कहां नेट फोर्स 0 वो निकाल लोगे, तो तुम्हारा ये निकल जाएगा, तुम्हारा ये निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यू कैन गेट एम्पलीट्यूड। दूसरा केस होता है कि जहां पे फोर्स 0 है वहां स्पीड दी हुई होती है, मीन पोजीशन पे स्पीड दिया होता है, उसको बोलते हैं वी मैक्स। स्पीड एट मीन पोजीशन, स्पीड एट मीन पोजीशन, दैट इज वी मैक्स गिवन। जहां नेट फोर्स 0 है वहां स्पीड दे दिया, तो याद रखना ये वी मैक्स होता है ओमेगा ए। कितना होता है? ओमेगा ए। यहां से तुम एम्पलीट्यूड निकाल लोगे। तीसरा होता है एक ऐसे पॉइंट पे स्पीड दिया होता है जो मीन पोजीशन भी नहीं है और एक्सट्रीम पोजीशन भी नहीं है। एक ऐसे पॉइंट पे स्पीड दिया हुआ होता है जो ना तो मीन पोजीशन है ना ही एक्सट्रीम पोजीशन है। किसी एक्स कोऑर्डिनेट पे मीन पोजीशन से किसी एक्स डिस्टेंस राइट या लेफ्ट एक स्पीड दी हुई होती है। इफ v इज गिवन एट डिस्टेंस x फ्रॉम मीन पोजीशन, इस केस में तो हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तुमको ओमेगा पता है, तुमको स्पीड दिया है, तुमको x दिया है, तो तुम a निकाल सकते हो। हम सबके इलस्ट्रेशन लेंगे अभी। तो तीन ही केस होते हैं। पहला स्पीड 0 कहां है वो दिया है, दूसरा स्पीड मैक्सिमम दिया है, मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम दिया हुआ, और तीसरा कि वेलोसिटी जो है किसी ऐसे पॉइंट पे दिया है जो ना तो मीन पोजीशन है ना ही एक्सट्रीम पोजीशन है। हम तीनों केस अभी लेंगे। ये 3 केसेस हैं एम्पलीट्यूड निकालने के। ठीक, इलस्ट्रेशन लें। इलस्ट्रेशन लें। यस ठीक है, चलो। 3 ही केस है भाई। लिख रहे हो क्या? हो गया, चलो देखो। देखो, पहला हम ले रहे हैं कि हमको किसी ऐसे पॉइंट का पता हो जहां हमने इसको रेस्ट पे से छोड़ा था। जिस पॉइंट पे स्पीड 0 हमको वो पता हो तो हम कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं। जिस पॉइंट पे उसको रेस्ट पे छोड़ा था वो कैसे निकालेंगे, ये देख लेते हैं। तो पहला केस हम ले रहे हैं। पहला केस जो है हम ले रहे हैं इस तरह से, पॉइंट ऑफ रेस्ट इज गिवन। तो कुछ इलस्ट्रेशन ले रहे हैं इसके। ये हमारा फर्स्ट केस है। मान लो हमसे ये कहा गया है ये एक स्प्रिंग है, इसमें आपने एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, आइडियल स्प्रिंग है, कुछ नहीं दिया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m है, और हम इसको हाथ से सपोर्ट किए हुए थे, हम इसको नीचे हाथ रखे हुए थे ताकि ये एलोंगेट ना करे। ठीक, हम इसके ऊपर हाथ रखे हुए थे, ये ब्लॉक मेरे हाथ के जो है ऊपर है, हम इसको सपोर्ट किए हुए थे। नेचुरल लेंथ में मैंने अपने हाथ को हटा दिया, सडनली मैंने अपने हाथ को हटा दिया। तो बताना है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा।
दिस इज नेचुरल लेंथ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। क्या करोगे? तुमको पता है यहां इसकी स्पीड 0 है, क्योंकि ये तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ, यहां पे तुमने इसको रेस्ट पे से छोड़ा था। ये इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन तो हो गया, ये इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन तो हो गया ना। न्यूटन्स लॉज के अकॉर्डिंग कितने एलोंगेशन के बाद, न्यूटन्स लॉज के अकॉर्डिंग कितने एलोंगेशन के बाद इस पे नेट फोर्स 0 होगा? सो बताओ, ऊपर कितना होगा k डेल्टा x, नीचे कितना होगा mg होगा ना। यहां पे नेट फोर्स 0 है, यहां पर f नेट 0 है, यानी ये कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन है। तो बताओ कैसे निकालोगे? फोर्स को बैलेंस कर दो, न्यूटन लॉ से फोर्स को बैलेंस कर दो। mg नीचे, k डेल्टा x ऊपर, तो डेल्टा x क्या आ जाएगा बताओ? डेल्टा x आ जाएगा mg बाई k, होगा ना। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम कोई भी किसी पॉइंट्स को छोड़ो, यहीं पे इसका नेट फोर्स 0 होना है, जो भी है। तो तुमको जो पॉइंट मिला, अपर एक्सट्रीम पॉइंट, जहां रेस्ट था और जहां फोर्स 0 है, जहां रेस्ट था और जहां फोर्स, उनके बीच की गैप कितनी है? mg बाई k। ये हो गया एम्पलीट्यूड, हो गया ना। अगर तुमसे मैं ये पूछूं, इस अब देखो ये था अपर एक्सट्रीम, ये है मीन पोजीशन, उतना ही डिस्टेंस नीचे क्या होगा? लोअर एक्सट्रीम होगा, उतना ही डिस्टेंस नीचे जाएगा। अभी ये क्या होगा? लोअर एक्सट्रीम होगा ना। मीन पोजीशन के बाद मोशन सिमेट्रिकल होता है, एक अपर एक्सट्रीम था, एक जो था अपर एक्सट्रीम पोजीशन था। ऐसा ये क्या बनेगा? सिमेट्रिकली नीचे लोअर एक्सट्रीम पोजीशन बनेगा ना। तो इसका अगर पूछेगा मैक्सिमम एलोंगेशन पूरे प्रोसेस में, इस स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ mg बाई k। एग्रीड? ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये इसका नेचुरल स्टेट था, ये इसका नेचुरल लेंथ था, और ये इसका इक्विलिब्रियम, दिस इन इक्विलिब्रियम। ये मीन पोजीशन है। यहां अभी सिस्टम पे क्या था? ये इक्विलिब्रियम पे भी था और रेस्ट पे भी था, दोनों पे था। इक्विलिब्रियम पे भी था और रेस्ट पे भी था, दोनों पे था। इसकी मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट है, अभी इसकी मास, यानी अभी इसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 है और इसको रोक के रखे हैं, मतलब यहाँ इसको स्टैंड स्टिल है। फोर्स भी 0 और स्पीड भी 0, यानी एक्सट्रीम और मीन पोजीशन कोइंसाइड कर गया, इसीलिए मूव नहीं कर रहा है। जिस पॉइंट पे फोर्स 0 है उसी पॉइंट पे वेलोसिटी भी 0 था, ये मीन पोजीशन पे था, सब कुछ सही था। तभी क्या हुआ? इसका m/2 मास कट गया, गिर गया, डिटैच हो गया। नाउ m/3 मास मान लो gets detached, gets broken and falls, broken. Find amplitude. तो रिमेनिंग मास का एम्पलीट्यूड क्या होगा? ठीक, m/3 मास का टूट गया। पहले ये बताओ, जब इसका m/3 मास टूट गया तो ये कितना बच गया? ये मास बच गया 2m/3 बच गया ना, और ये मास टूट के अलग हो गया, फॉल्स, ये तो फॉल कर गया, बट ये अभी भी स्प्रिंग से अटैच है। अब ये बताओ, पहले जब ये पूरा मास था तो ये एलोंगेशन कितना था? डेल्टा x इज इक्वल टू mg बाई k, ठीक है ना। अब इस मास के लिए किस एलोंगेशन पे नेट फोर्स 0 होता? यहां पे, यहां तो नहीं होता ना, इसके कम है ना। तो ये जो अब होगा डेल्टा x2, जिस एलोंगेशन पे इसका मीन पोजीशन आएगा वो आएगा
2mg/3k आएगा ना। यस सर। जिस पॉइंट पे ये रेस्ट पे है, जिस पॉइंट पे ये रेस्ट है वो ये है। अभी ये चलना शुरू होगा, फोर्स यहां पर है, नेट फोर्स है इसके ऊपर, अनबैलेंस्ड है। जैसे इसका मास चेंज हो गया, अब यहां पे नेट फोर्स अनबैलेंस्ड है, लेकिन तो यहां रेस्ट पे है बट नेट फोर्स जीरो नहीं है, बट नेट फोर्स जीरो यहां पर है। हमको क्या करना है, जिस पॉइंट पे रेस्ट पे है जो क्वेश्चन में दिया है और जिस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो, उसके बीच के गैप को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, mg/k माइनस, तो यहां एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट व्हिच इट वाज एट रेस्ट। ये किस पॉइंट पे रेस्ट पे था, mg/k पे, और अब ये किस पॉइंट पे, इस पे नेट फोर्स जो है जीरो है, 2mg/3k पे, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, mg/3k होगा ना, होगा। यस सर। ये होगा इसका एम्पलीट्यूड। ओमेगा में तो कुछ है ही नहीं, इसका जो ओमेगा होगा √k/2m/3, वो तो तुम जानते हो। हम अभी एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, सही है। सर एक बार बताइए कैसे होगा। हाँ बता देता हूँ, हाँ बताओ। हम ये बोल रहे हैं हमको क्या करना है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट जहां रेस्ट पे था और एक पॉइंट जहां उस पे फोर्स जीरो है, एक पॉइंट जहां स्पीड जीरो है, एक पॉइंट जहां फोर्स जीरो है। ठीक, जब ये स्टार्टिंग में इसको तुम हैंग किए थे, धीरे धीरे अपना हाथ को हटाए थे, ये इक्विलिब्रियम में था, एकदम रेस्ट पे था, कोई मोशन नहीं था, नेट फोर्स जीरो, नेट वेलोसिटी जीरो, कुछ भी नहीं था, ये एकदम रुका हुआ था, ऐसे था। उस समय इसमें इलॉन्गेशन कितना था, mg/k, mg/k। अब इसमें से क्या हुआ, m/3 मास टूट गया, सडनली टूट गया, m/3 मास टूट के गिर गया, तो बाकी मास कितना बच गया, 2m/3। सॉरी, देखो तो मास बच गया 2m/3, ठीक है। अब ये 2m/3 मास जो है ये यहां से चलना शुरू करेगा, शुरू होगा रेस्ट पे से, शुरू हमेशा रेस्ट पे से होता है, क्योंकि अगर ये 2m/3 मास होता तो इसका जो मीन पोजीशन होता जहां नेट फोर्स जीरो होता, तो उसके लिए इक्वेशन जो है बनाते 2mg/3 = k डेल्टा x। किस एलोंगेशन पे, नेचुरल लेंथ से किस एलोंगेशन पे इसका नेट फोर्स जीरो होता, 2mg/3k पे। इसका कितने में था, जीरो, mg/k पे। तो अब ये जो मास है, ये मास जहां से रेस्ट से चलना शुरू किया वो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे था, mg/k, और जिस पॉइंट पे इस पे नेट फोर्स जीरो होगा वो कितना था नीचे, 2mg/3k। तो इन दोनों का डिफरेंस, जिस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगला देखो, ऐसे बहुत सारे केसेस तुमको आएंगे, ऐसे तुमको बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहां पे इस टाइप से होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन होता है जो कि हालांकि उसको करने का बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन उसमें हम ये मेथड भी लगाते हैं कि हमारे पास कभी क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ रहता है। चलो हम उसको दोनों केस से लेंगे, दोनों केस से हम उस क्वेश्चन को जो है उसमें हम दोनों मेथड्स तुमको करके दिखाएंगे। इसीलिए हम पहले ये ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं अगर तुमको जहां नेट फोर्स जीरो है वहां अगर वेलोसिटी दी हुई हो। दूसरा केस क्या है एम्पलीट्यूड निकालने का, इफ Vmax at mean position is given, that means if velocity is given where f net is 0, यानी कि हम जानते हैं Vmax होता है ओमेगा है, हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। Vmax क्या होता है, ओमेगा है, हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, ठीक है। Vmax इक्वल टू ओमेगा। जैसे एक सिंपल सा केस, पहला एग्जांपल, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है,
नेचुरल स्टेट में है, ये 200 न्यूटन पर मीटर, इसका मास है 2 kg। आपने यहाँ इसको एक स्पीड दे दिया, कितना दे दिया, 2 मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ इसको एक जर्क दिया, इस यहाँ पे हमने इसको जर्क दिया, एक हिट किया, एक इम्पल्स दिया। जैसे इम्पल्स दिया, इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसका नेचुरल स्टेट है। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो यहाँ जो स्पीड है, जहां पे फोर्स 0 होता है वहां स्पीड मैक्सिमम होता है। क्यों होता है मैक्सिमम? जहां फोर्स 0 होता है वहां स्पीड मैक्सिमम होता है। क्यों? तुम जानते हो जहां फोर्स 0 है वहां एक्सेलरेशन 0 होगा, हाँ सर। और एक्सेलरेशन होता है dv/dt। यस सर। और जब भी किसी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, या तो मैक्सिमम होता है या तो मिनिमा होता है। यस सर। लेकिन यहाँ मिनिमा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मिनिमा तो एक्सट्रीम पे है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जो भी है वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम होती है। अब हमको यहाँ जो वेलोसिटी निकालना, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा ए। तो 2 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा का मतलब है √k/m इंटू ए। सो 2 इज इक्वल टू √k, SI यूनिट में 200, m का मतलब 2 इंटू ए। तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2/10 मीटर, यानी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। ठीक, अगला, कभी कभी से क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, चलो पहले हम इसको एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। हमारे पास इस तरह से था, एक स्प्रिंग और ब्लॉक इस तरह से था। ये इसका नेचुरल स्टेट है। आपने यहाँ एक ब्लॉक हैंग कर दिया तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। आपने यहाँ ब्लॉक हैंग कर दिया, ये यहाँ पहुंच जाएगा। और अब तुमने क्या किया, यहाँ इसको एक जर्क दे रहे हैं, हम इसको भी यहाँ एक जर्क दे रहे हैं। एक काम करते हैं, इस के को मान लेते हैं वही 200 न्यूटन पर मीटर मान लेते हैं। चलो इसके मास को मान लेते हैं 2 kg। ये अभी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, यानी ये क्या है, मीन पोजीशन है। ठीक है, पहले ये बताओ अभी इसमें एलोंगेशन कितनी है भाई। अभी इसमें अगर हम पूछें कि जब मीन पोजीशन पे है और ये रेस्ट पे भी था, तो अभी इसमें एलोंगेशन कितनी होगी बताओ। मीन पोजीशन पे जो होगा एलोंगेशन कितनी होगी, mg इक्वल टू kx 10 सेंटीमीटर, सही है ना, 0.1 मीटर। यस सर। अच्छा, अब ये रेस्ट पे था, सब कुछ था, मैंने इसको एक जर्क दिया, ऐसे इसको हिट किया, ऐसे हिट किया, इंपल्स दिया, और मैं इसको एक स्पीड दे रहा हूं नीचे की तरफ। मैं इसको एक स्पीड दे रहा हूं नीचे की तरफ। कितना दे रहा हूं, मैं इसको स्पीड दे रहा हूं नीचे की तरफ, और वो जो स्पीड मैं इसको दे रहा हूं वो दे रहा हूं सपोज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मैं इसको एक जर्क दे रहा हूं, इसको स्पीड दे रहा हूं इस पॉइंट पे जहां नेट फोर्स 0, इसकी स्पीड दे रहा हूं 1 मीटर पर सेकेंड। बताना है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, यानी इस पॉइंट से कितना ऊपर और कितना नीचे अप डाउन करेगा। तो हम लिखेंगे बिकॉज ये स्पीड किस पॉइंट पर है, मीन पोजीशन पे है, जहां नेट फोर्स 0 है, ये मैक्सिमम स्पीड होगा। 1 इज इक्वल टू ओमेगा ए। वी मैक्स क्या होता है, ओमेगा ए होता है। ठीक है, 1 इज इक्वल टू ओमेगा का मतलब है √k/m, k का मतलब है 200/2 इंटू ए। तो ए कितना हो गया बताओ, 10 सेंटीमीटर। यानी ये यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, इसका मतलब ये यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे जाएगा और 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। ठीक, तो अगर मैं पूछूं इस पूरे प्रोसेस में स्प्रिंग की मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगी, 20 सेंटीमीटर, और स्प्रिंग की मिनिमम एलोंगेशन होगी 0। क्या कभी स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में होगा? यस, होगा, होगा ना। यस सर। क्या स्प्रिंग कभी कॉम्प्रेस होगा? नो सर। नहीं होगा। कितने देर के बाद? पहली बार अगर मैंने इसको
यहाँ पे t इक्वल 0 पे इसको जर्क दिया, कितने देर बाद स्प्रिंग पहली बार नेचुरल स्टेट में आएगा? तो ये बताओ, यहां से यहां जाएगा t/4, यस सर, फिर यहां से यहां लौटेगा t/4, फिर यहां से यहां जाएगा t/4, पहली बार नेचुरल स्टेट में आएगा, आएगा ना? 3t/4, और t तुम जानते हो √2π √m/k, वो तुम निकाल सकते हो। हाँ बताओ क्या बोल रही थी अवनी? सर मैं बोल रही थी कि आपने जो निकाला सर वो इनिशियल 10 में कुछ और चेंज आएगा ना सर, मतलब इनिशियल, हाँ इनिशियल 10 में जो चेंज आएगा उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इनिशियली 10 है, अब आपने उसको 1 मीटर पर सेकंड दिया है, मीटर और जाएगा। एक काम करो, इसको 2 करो, एक काम करो, पहले एक काम करो, इसको हम 2 कर देते हैं, ये 2 हो गया, ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा ना? हाँ सर, अब बताओ, यहां से ये 20 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, यहां से ये 20 सेंटीमीटर नीचे भी जाएगा, जब ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो 20 सेंटीमीटर नीचे होगा, और जब अपर एक्सट्रीम पे जाएगा तो मीन पोजीशन से 20 सेंटीमीटर ऊपर होगा, ठीक है? इसका मतलब अगर हमको इस पूरे प्रोसेस में कहा गया है, हमको इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या पूछा जा सकता है? पहली बात, एम्पलीट्यूड कितना है 20 सेंटीमीटर, दूसरा कि स्प्रिंग की मैक्सिमम एलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी होगी? मैक्सिमम एलोंगेशन स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा 30, 30 और मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा 10 होगा ना? हाँ सर, 10। अगर हमसे ये पूछा जाए इसके कितने देर बाद ये पहली बार नेचुरल लेंथ गेन करेगा, तो क्या करोगे? फेजर से वो 10 कर फेजर से, बिल्कुल फेजर। एम्पलीट्यूड है 20, एम्पलीट्यूड डाउनवर्ड को मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन है, सब डाउनवर्ड 20 सर, सब डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं तो प्लस a, और ये कितना है नेचुरल लेंथ, कौन सा पॉइंट है? -a/2 है ना? यस सर। तो वो तुम निकाल सकते हो। हाँ अब तुम बताओ तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? हाँ सर, मतलब क्वेश्चन ये था कि मैं सोच रही थी कि 10 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा, फिर मीन पोजीशन शिफ्ट हुई सर। नहीं, मीन पोजीशन से ही हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए बता रहा हूं। अब जो क्वेश्चन लूंगा उसमें देखना इस तो फोर्स डालते हैं तो फिर मीन पोजीशन चेंज होगी ना, इम्पल्स से मीन पोजीशन चेंज नहीं होगी। किससे? इम्पल्स से मीन पोजीशन नहीं, इम्पल्स वन टाइम फोर्स होता है, वो फोर्स क्या, वो एक लाइटनिंग कुछ होता है जो नहीं होता है, जो बिना कोई टाइम लगाए चेंज करके चला जाता है, ओके सर। ठीक है? अब देखो, एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि 2 ब्लॉक होते हैं, उनको कनेक्ट कर देता है समझना इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये ग्राउंड है, ठीक है? ये ग्राउंड है, यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ यहां पर था, एक स्प्रिंग है और जिसका की नेचुरल लेंथ यहां पर था, ये इसका नेचुरल लेंथ था, बट तुमने क्या किया, यहां पर एक ऐसे करके तुमने इसमें ऐड कर दिया है, तुमने इसको डाल दिया है, ये यहां से अटैच है, यहां से अटैच है, तो होगा क्या, ये थोड़ा दब जाएगा, ये सर्टेन अमाउंट से कंप्रेस हो जाएगा, अपने नेचुरल से कुछ अमाउंट से कंप्रेस हो जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये इसका मीन पोजीशन था, यहां नेट फोर्स 0 था, यहां एफ नेट 0 था इस मास पे। अब हम 2 चीज पूछना चाहते हैं, एक जहां हम इसको कितना और दबा के छोड़े, हम इसको कितना और प्रेस करें नीचे और छोड़ दें ताकि इन द सब्सिक्वेंट मोशन ये ग्राउंड छोड़ दे, दिस लीव्स द ग्राउंड। दूसरा हम ये जानना चाहते हैं, हम इसको कंप्रेस करने की जगह इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दें तो कितना दे के ग्राउंड छोड़ दें, ठीक है? नॉर्मल 0 करना पड़ेगा उसके लिए।
बिल्कुल नॉर्मल जीरो करना पड़ेगा, तो नॉर्मल जीरो कर, नीचे वाला ब्लॉक है उसमें फोर्सेस जो एक्टिंग है वो है स्प्रिंग फोर्स उसका तो नॉर्मल। ठीक। और सर आपने बोला कि कितना नीचे करे सर, तो k डेल्टा x कितना करे ताकि वो नॉर्मल जीरो हो जाए। हाँ, ताकि वो नॉर्मल जीरो हो जाए किसी पॉइंट, उस सब्सिक्वेंट मोशन में कोई एक ऐसा पॉइंट आए कि नॉर्मल जीरो हो जाए। ठीक है, चलो मैंने डेटा सेट किया हुआ है, तो मैं इसको देखता हूँ एक बार लेके। हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से ले रहे हैं, देखो इसका मास है 1 kg, इसका मास है 1 kg, इसका मास है 3 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट मैं ले रहा हूँ 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ ये कितना होगा, व्हाट इज द elongation when net force is compression in the spring when net force is 0? तो 0.1 मीटर। mg is equal to kx, 0.1 meter means 10 centimeter, yes 0.1 meter, 10 centimeter या 0.1 meter। ठीक है, now question is how much further it should be pressed and left? question is, पहला question क्या है, how much further 1 kg block should be pressed and released so that in the subsequent motion 3 kg block leaves ground at some time। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि ऐसा पॉइंट आए कि 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ दे। अब हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि 3 kg ब्लॉक ग्राउंड कब और क्यों छोड़ेगा। 3 kg ब्लॉक पे एक फोर्स है नीचे की तरफ, इसका वेट 3g है ना, इसका वेट है। अगर इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लग जाए k डेल्टा x, और k डेल्टा x किसके इक्वल हो जाए, इसके इक्वल, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। तो नॉर्मल को अगर वैनिश कराना है, अगर नॉर्मल को वैनिश कराना है, इसको ग्राउंड छोड़ाना है, तो k डेल्टा x 3g होना चाहिए, यानी डेल्टा x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आनी चाहिए। समझ रहे हो, है ना। इसका बस पूरे मोशन में कम से कम एक ऐसा मोमेंट आना चाहिए जब स्प्रिंग में एलोंगेशन, उसके नेचुरल स्टेट से एलोंगेशन कितनी होनी चाहिए, 30। यानी कि अब समझो, जब ये मोशन करेगा अप डाउन, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करके छोड़ देते हैं। हम इसको फर्दर यहां प्रेस कर रहे हैं, कितना, सपोज लेट अस सपोज दिस फर्दर इज सपोज डेल्टा एक्स, और यहां से इसको हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट पे से छोड़ देते हैं। सपोज वी फर्दर कंप्रेस इट बाय डेल्टा एक्स, हम इसको एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स करके छोड़ देते हैं, और हम चाहते हैं कि सब्सिक्वेंट मोशन में ग्राउंड छोड़ दे। तो सबसे पहले हमको यह समझना है, हमको एक ऐसा मोमेंट चाहिए जब ये अपने नेचुरल स्टेट से कितना ऊपर होगा, 30 सेंटीमीटर। हमने इसको, हम इसके ग्राउंड छोड़ने का क्या मतलब है, कब ये ग्राउंड छोड़ेगा, जब स्प्रिंग इसको ऊपर खींचेगा, जब स्प्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगा। कितने फोर्स से, 30 न्यूटन से। यानी स्प्रिंग में उस समय एलोंगेशन कितनी होनी चाहिए बताओ, k डेल्टा x अगर 30 के बराबर है, 30, यानी नेचुरल लेंथ से इसको यहां तक तो जाना पड़ेगा, इसके ऊपर चले जाए ठीक है, इसके नीचे अगर रुक गया, अगर इसके नीचे समझो जो अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, समझो जो अपर एक्सट्रीम पोजीशन है किसका, इस एसएचएम का, इस एसएचएम का 1 kg ब्लॉक के एसएचएम का जो अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, वो कम से कम नेचुरल लेंथ से 30 सेंटीमीटर या उसके ऊपर होना चाहिए। अदर क्या चीज, हेलो, 20 होना चाहिए ना, क्यों होना चाहिए 20? सर मतलब हमने वो पोजीशन बनाया डायग्राम, उससे हमने बोला था कि कितना कंप्रेस करना पड़ेगा। अभी तुम इसको भूल जाओ, तुम बस ये सोचो कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है,
इसमें एक स्प्रिंग बंधा हुआ है और हम इसको ऊपर खींच रहे हैं। हम इस स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, हम इस स्प्रिंग को जो है, ये इसमें बंधा हुआ है और हम इस स्प्रिंग को जो है ऊपर खींच रहे हैं। कितना इसमें एलोंगेशन होगा कि ये ग्राउंड छोड़ देगा, ये बताओ हमको। बाकी चीज अभी भूल जाओ, पहले ये बताओ इसको अगर जमीन से उठाना है किसके यूज से, स्प्रिंग से खींच के, तो स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन चाहिए? 30 सेंटीमीटर। 30 चाहिए, हाँ सर। 30 चाहिए। कहां से? नेचुरल स्टेट से। स्प्रिंग फोर्स हमेशा चेंज फ्रॉम नेचुरल लेंथ ना है। आपने जो एग्जांपल बोला उसके लिए हाँ सर। क्या हो गया? आपने जो भी एग्जांपल बोला उसके लिए हाँ, नेचुरल लेंथ से। कभी भी नेचुरल लेंथ से ही। और कहां से होता है बताओ तो? यहां पे। हाँ सर। हाँ, तो मतलब मैं बोल रही हूँ कि इस पोजीशन मतलब 1 केजी वाला ब्लॉक है, हाँ। 1 केजी वाला, उससे 30 ऊपर, यहां से 1 केजी वाले ब्लॉक से 30 ऊपर। नहीं। क्यों सर? 1 kg ब्लॉक से 30 ऊपर का मतलब है स्प्रिंग में एलोंगेशन 20। ओके सर। यहां से अगर हम 10 ऊपर जाएंगे तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग में फोर्स कितना होगा? 30 न्यूटन। 0। यहां से 10 ऊपर जाएंगे, स्प्रिंग नेचुरल स्टेट में है। यहां से जाएंगे 20 ऊपर तो स्प्रिंग में क्या है? एलोंगेशन है 10। तो यहां से तुमको 30 ऊपर चाहिए, यानी कि अपर एक्सट्रीम पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर है? 30। लेकिन अपर एक्सट्रीम, और ये क्या है? क्या ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है? जहां से तुमने इसको प्रेस करके छोड़ा था, क्या ये इसका लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है कि नहीं? बोलो। जहां ऊपर रुकेगा, इसके ऊपर क्रॉस कर गया कोई बात नहीं, ग्राउंड छोड़ देगा। इसके नीचे रुक गया, 25 पे रुक गया, यहां से 25 ऊपर गया, रुक गया, फिर वापस आ गया, तो कभी भी फोर्स 30 के बराबर नहीं हो पाया। 30 के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है, अगर ये 25 तक गया, यहां से 25 ऊपर गया, फिर वापस आ गया, इसका मतलब इसका मैक्सिमम एलोंगेशन पूरे प्रोसेस में कितना है? 25 सेंटीमीटर। पूरे प्रोसेस में इसका मैक्सिमम एलोंगेशन यहां होगा 25 सेंटीमीटर। उस केस में मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स स्प्रिंग क्या दे पा रहा है पूरे मोशन में? K इंटू 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 225 न्यूटन। और चाहिए कितना? 30 न्यूटन। ये कभी ग्राउंड नहीं छोड़ेगा। ग्राउंड छोड़ने के लिए जरूरी है कि कम से कम इसको पार करे, लोएस्ट केस है। तो इसको पार करने के लिए यहां तक पहुंचे, ये इसका अपर एक्सट्रीम हो। वापस लौटने के पहले अपना मैक्सिमम हाइट जब गेन करे, जब स्प्रिंग में एलोंगेशन मैक्सिमम हो, तो कम से कम वो 30 का नेचुरल लेंथ से उसका एलोंगेशन हो, एक्स्ट्रा लेंथ हो। ये 30 अगर होना है, ये अपर एक्सट्रीम है, और ये, तो ये बताइए ये क्या है? मीन पोजीशन है। ये 30 ऊपर, ये 10 ऊपर। मीन पोजीशन से अपर एक्सट्रीम पोजीशन कितना दूरी पे है? 40। मीन पोजीशन से अपर एक्सट्रीम पोजीशन कितने पे है? 40। और ये जो डेल्टा एक्स तुम लिखे हो फर्दर, ये है मीन पोजीशन से लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी कितना होना चाहिए? 40। होगा कि नहीं? क्या चीज? मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये मान लो, मैं बोल रहा हूं ये ऊपर 30 तक गया, फिर लौट आया, बट जब ये 30 हुआ तो यहां नॉर्मल कितना हो जाएगा? 0। तो स्प्रिंग फोर्स कितना है? K 100 इंटू 30 मीन्स 0.3, 100 इंटू 0.3 क्या हो गया? 30 बैलेंस हो गया। यानी ये एक समय पे इसको जस्ट बैलेंस कर दिया, तो नॉर्मल उस मोमेंट पे हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएगा। होगा ना? अगर ये 25 तक ही जाता ऊपर, हम इसको थोड़ा कम कंप्रेस करें, बहुत ज्यादा कंप्रेस, जितना ज्यादा इसको नीचे कंप्रेस करेंगे ये उतना ज्यादा ऊपर जाके स्टॉप होगा। हमसे पूछा कि मिनिमम कितना इसको कंप्रेस करें कि एक समय यहां नॉर्मल वैनिश कर जाए। पहले यहीं से निकालते हैं, पहले ये देखते हैं यहां नॉर्मल वैनिश करने के लिए, यहां नॉर्मल को 0 करने के लिए हमको कितना, हमको स्प्रिंग में कितना फोर्स चाहिए। भूल जाओ बाकी क्या चीज है, खाली ये बताओ अगर हम स्प्रिंग की मदद से एक ब्लॉक को उठाना चाह रहे हैं,
तो हमको स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन चाहिए, स्प्रिंग को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितने फोर्स इसको पुल करना पड़ेगा, स्प्रिंग को इसको कितने फोर्स से पुल करना पड़ेगा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन के लिए इसको कितना चाहिए, इसका डेल्टा एक्स क्या चाहिए 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसका नेचुरल लेंथ से एक न एक बार एलोंगेशन होना चाहिए, उसके पहले रुकना नहीं चाहिए। तो सबसे जब ऊपर ये जाएगा, अगर तब तक अगर 30 नहीं हो पाया, 25 ही हो पाया, तो कभी नहीं हो पाएगा ना। तो 30 हम ले रहे हैं क्रिटिकल। अगर ये 30 है तो अपर एक्सट्रीम पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर है 30, बट मीन पोजीशन से जो है कितना ऊपर है 40। और हमको एसएचएम में मीन पोजीशन के बाद मोशन सिमेट्रिकल होता है, स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के बाद नहीं होता है। तो यहां से हमने 40 ऊपर चाहिए जाना है, तो 40 नीचे भी जाना पड़ेगा ना, ठीक। दूसरा, हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, हम इसको फर्दर कंप्रेस ना करें, बल्कि हम यहां इसको एक स्पीड दे दें v0। कितना स्पीड दें मिनिमम कि इन द सब्सिक्वेंट मोशन ये ग्राउंड छोड़ दे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, मेथड बदल देते हैं। मेथड क्या बदल रहे हैं, इन प्लेस ऑफ कंप्रेसिंग फर्दर, इन प्लेस ऑफ, हम इसका एक और क्वेश्चन लेंगे ताकि हम इसको जल्दी से बनाने का ट्रिक समझ पाए। हम क्या कर रहे हैं, इफ इन प्लेस ऑफ फर्दर प्रेसिंग वी impart a velocity to 1 kg block. Find V minimum for 3 kg to leave ground. तो क्या करेंगे बताओ, क्या करते हैं, इसको हमने स्पीड दे दिया। अब बताओ, हमको एक चीज तो पता है ना, क्या पता है कि भाई इस पूरे मोशन में ये इसका इस 1 kg ब्लॉक का ये क्या है, मीन पोजीशन है ना। यस सर। और हमको पता है इसकी एम्पलीट्यूड हमें कितनी चाहिए, 40 चाहिए। यस सर। सो V0 हो जाएगा ओमेगा ए। ओमेगा की वैल्यू √k/m। के कितना है बताओ 100, m कितना है 1 kg, एम्पलीट्यूड कितनी है 0.4 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड दे दो तब भी ये ग्राउंड छोड़ देगा, कम से कम 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दो तब भी ये ग्राउंड छोड़ देगा, छोड़ेगा ना। तो समझो, अब हम इसको क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं ताकि हम एक स्टेप में इसको निकालें। हम बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा इसमें, हम इस डेटा को चेंज कर रहे हैं। तुम जो डेटा देना चाहो, हालांकि डेटा सेट रहता है थोड़ा सा सही रहता है, नहीं तुम जो डेटा देना चाहो हम इसको डेटा देते हैं और तुरंत इसको सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक। मिटाएं, चलो देखो, यहां एक लाइन खींचो, यहां एक मास डालो, यहां कहीं एक नेचुरल लेंथ बना दो समझने के लिए, यहां एक ब्लॉक डालो, ठीक है। ये इसका मीन पोजीशन है, या कह सकते हैं F net 0 है। अब बताओ इसका मास कितना लेना है, इसका मास कितना लेना है और K कितना लेना है, जल्दी बताओ। 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, कुछ भी बोलो। क्या 5 kg, चलो। और ये कितना 1 kg, चलो। K की वैल्यू देखो, K में तुमको आएगा √k/m। और टाइम पीरियड पूछना हो या कुछ भी, तो वो डेटा थोड़ा सा रूट में आ जाए इसके लिए तुमको थोड़ा सा, वैसे तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो तुम इसको ले लो। चलो ठीक है, कितना ले ले
100 ही ले लेते हैं, रहने दो, या 200, कितना बता रहे थे, कितना ले लें, 125 न्यूटन पर मीटर। चलो ठीक है। अब पहले ये बताओ, अभी इसमें कितना कंप्रेशन है, mg इक्वल टू के एक्स, कितना ले लें, 100 ले लो। चलो हाँ चलो, हम टाइम रेट नहीं पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, बताओ 5 सेंटीमीटर क्या, mg इक्वल टू के एक्स, mg इक्वल टू के एक्स 50 नहीं, mg इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, सही होगा क्या, mg इक्वल टू के एक्स हाफ, सही है ना, 50 सेंटीमीटर। इसको पिक करना है, उठाना है, इसको उठाने के लिए इसमें कितना चाहिए एलोंगेशन, 10 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर एलोंगेशन रिक्वायर्ड, यही ना, सही है जी, mg इक्वल टू के एक्स 10 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, 10 सेंटीमीटर चाहिए। यानी कि यहां से समझो ये मीन पोजीशन है, एलोंगेशन कितना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, यानी यहां इसको 10 सेंटीमीटर ऊपर जाना पड़ेगा ना कम से कम, यस सर, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 60 दबा के छोड़ दो, 60 कितनी होगी बताओ, मीन पोजीशन से अपर एक्सट्रीम पोजीशन, नेचुरल लेंथ के ऊपर 10, तो मीन पोजीशन से यहां तक की दूरी होगी 60, तो इसको नीचे कम से कम कितना दबाना पड़ेगा, 60 दबा के छोड़ दो, इन द सब्सिक्वेंट मोशन ये ग्राउंड छोड़ देगा, सही है। यस सर, दूसरा, अगर हम यही पूछते हैं कि इसको यहाँ कितना स्पीड दे ताकि ग्राउंड छोड़ दे, यहाँ इसको कितना स्पीड दे ताकि ये ग्राउंड छोड़ दे, कितना, v इक्वल टू ओमेगा ए, सो v इक्वल टू ओमेगा मतलब हो गया अंडर रूट k बाय m, k बाय m मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ 100/5 इंटू a का मतलब कितना है 0.6, एम्पलीट्यूड कितना है 0.6 ना, हाँ, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर, हाँ लेकिन वो मतलब ये रूट में आएगा, कोई बात नहीं, आ सकता है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर क्वेश्चन में बोला हो कि किसी h हाइट तक नीचे वाले ब्लॉक को उछालना है, नीचे वाले ब्लॉक को h हाइट तक उछालना है, ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक को h हाइट तक उछालना है, ठीक है। तो अगर नीचे वाले ब्लॉक को h हाइट तक उछालना है, तो जब ये ग्राउंड छोड़ेगा तो ये तो रेस्ट पे से छोड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए तुमको चाहिए, एम्पलीट्यूड एडजस्ट हो जाएगा, मतलब जितना हमें, मतलब जो स्प्रिंग की जो ग्राउंड से डिस्टेंस लगेगी वाले 5 केजी वाला है ना, ब्लॉक ने बनाया पीछे ब्लैक बोर्ड पे, हाँ ये डिस्टेंस बस, बाकी एम्पलीट्यूड एडजस्ट करके हो जाएगा, मतलब ये मिनिमम वो है, बाउंड्री है जो हमने अभी निकाली है। हाँ वो तो मिनिमम बाउंड्री है, लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा दे दें, उसका ये कहना है अगर हम उससे ज़्यादा दें, यहाँ तुमको क्या है 60 आ रहा है ना, तुम इसको 80 प्रेस करके छोड़ दो, तो क्या होगा, एक टाइम ये ग्राउंड छोड़ देगा, उसके जब हवा में उड़ जाएगा 30 मीटर, तब ये कितना स्पीड गेन करेगा, हम वो भी केस पे आ रहे, जब सी फ्रेम में बताएंगे 2 ब्लॉक सिस्टम। बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन एक तरह से ये है, क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में देखो तो ये है कि हमने क्या किया, यहाँ एक स्प्रिंग से इसको कनेक्ट किया, ठीक है, स्प्रिंग में कुछ एलोंगेशन है, मैंने इसको एक स्पीड दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड और इसको रेस्ट पे छोड़ दिया था, ठीक है। यस सर, ये कितना ऊपर जाके गिरेगा, ये 2 ब्लॉक सिस्टम इन सी फ्रेम है, ये 2 ब्लॉक सिस्टम इन सी फ्रेम, अभी मुझ पे नहीं आए हैं, अभी वो सब अभी टॉपिक बचा ही हुआ है, देख लो। क्या चीज, हाँ वर्टिकल है, क्या हुआ बता रहा हूँ ना, एक एक करके बताऊंगा ना, बीच में थोड़ी जंप कर जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, अब जो है इसमें एक क्वेश्चन ये, तो ये हमारा सेकंड केस था, ये हमारा सेकंड केस था एम्पलीट्यूड का, हाँ वी मैक्स पता था, हाँ यहाँ मैंने उसको यूज कर दिया, मैंने अभी तक उनको, हाँ अब मैं तीसरा केस ले रहा हूँ जिसमें तुमको स्पीड ऐसी जगह पता है जो ना मीन पोजीशन है ना एक्सट्रीम पोजीशन है, स्पीड एक ऐसी जगह तुमको पता है जो ना तो मीन पोजीशन है ना ही एक्सट्रीम पोजीशन है,
उसमें क्या करोगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चन। सो थर्ड केस हमारा है एम्पलीट्यूड निकालने का। स्पीड नोन, स्पीड v नोन एट डिस्टेंस x फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, स्पीड x v नोन एट डिस्टेंस x फ्रॉम मीन पोजीशन। देखते हैं, तो इसमें हम फॉर्मूला ये लगाते हैं v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको इसको कोई डेटा सेट करना, चलो देख लेते हैं। एक काम करते हैं कि हमारा इस तरह से है कि ये स्प्रिंग है और ये ऐसे हैंग कर रहा था, इसकी मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट है कि ये इसका नेचुरल लेंथ था, ये क्या था इसका, ये इसका नेचुरल लेंथ था। ठीक है, दिस वाज द नेचुरल लेंथ। अभी ये यहां पर ये इक्विलिब्रियम में है और ये इसका मीन पोजीशन है, नेट फोर्स 0 था। तभी एक दूसरा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, तभी एक दूसरा मास ऐसे गिरा, एक दूसरा मास ऐसे गिरा v0 स्पीड से, इससे कोलाइड किया और कोलाइड करने के बाद इसमें चिपक गया। एक दूसरा मास यहां से फॉल कर रहा है, एक दूसरा मास यहां से फॉल करता है ऐसे करके, इसका मास भी m ही है v0 से। दिस मास फॉल्स एंड स्टिक्स, इससे चिपक जाता है। दिस मास m मास फॉल्स with speed v0 and sticks to it. Find amplitude. अब इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। तो देखो क्या होगा, जैसे ऐसे चिपक जाएगा, जैसे ऐसे चिपक जाएगा, तो मुझे ये बताओ, जब ये ऐसे चिपक जाएगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा दोनों का, v0/2 अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन स्पीड हो जाएगा v0/2। और मुझे ये बताओ, क्या ये इसका मीन पोजीशन है, क्या ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वहां स्पीड 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन, क्या यहाँ स्पीड 0 है? नहीं है। क्या इसका मीन पोजीशन है? मीन पोजीशन में नेट फोर्स 0 था, क्या यहाँ नेट फोर्स 0 है? नहीं है ना। तो ना ये एक्सट्रीम पोजीशन ना ये मीन पोजीशन है। अब जरा देखो, पहले ये बताओ, इस सिस्टम का, इस 2m मास का मीन पोजीशन कहां होगा? इस पे जो F नेट 0 होगा, F नेट 0 कहां होगा? क्या ये लेंथ होगा 2mg/k? अभी ये जहां था, जहां ये पहले से इक्विलिब्रियम था, वो डिस्टेंस कितना था? mg/k, है ना। अभी ये किस पॉइंट पर है, कितने डिस्टेंस पे है नेचुरल लेंथ से? इनिशियल स्टार्टिंग में कोलिजन के पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो कहां था? mg/k पे। नया इक्विलिब्रियम यहां पर है। तो बताओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट से, मीन पोजीशन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? mg/k। मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं x, और वहां स्पीड कितनी है? v0/2। तो क्या लिखोगे? v0/2 इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा कितना है इस 2 ब्लॉक सिस्टम का? ओमेगा क्या है? √k/2m है, √k/2m टाइम्स ऑफ √a² माइनस mg/k का स्क्वायर होगा। समझ रहे हो? दिस इज योर वे ऑफ गेटिंग एम्पलीट्यूड। अब इसमें डेटा में ऐसा सेट कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड बड़ा अच्छा सा चलाएगा। हम डेटा ऐसा सेट कर सकते हैं। तो याद रखना, तुमको ये स्पीड जो पता है कितना, v0/2, किस मास का? 2m मास का। 2m मास कंबाइंड है, इसका स्पीड v0/2 है। जो तुमको स्पीड v0/2 पता है
वो पॉइंट जहां तुमको स्पीड पता है v0/2, वो ना तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन है क्योंकि ये रेस्ट पे नहीं है, और ना इसका मीन पोजीशन है क्योंकि इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। ना तो मीन पोजीशन ना एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन कुछ भी नहीं है, कोई जनरल पॉइंट मीन पोजीशन जहां नेट फोर्स जीरो है, वहां से किसी डिस्टेंस x वहां स्पीड v है, तो उस केस में क्या करना है, तुमको v पता है, ओमेगा पता है, एम्पलीट्यूड नहीं पता है, मीन पोजीशन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है वो यहां डालना होता है। इससे तुम ये निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कोई डाउट है? वो ऊपर वाला एक्टिवा के जैसा ये अरे ये शुरू में सिर्फ ये मास था, ऊपर वाला वो जो लिखा ना आपने, वो बॉल वाला ये नहीं, उधर नहीं। ये ना, हाँ, देखो जब मास m था ये नेचुरल स्टेट से कितना नीचे था, mg=kx। ये अभी कितने डिस्टेंस नीचे था यहां से, mg/k था ना, ये डिस्टेंस कितना था, इनिशियल एलोंगेशन कितना था, mg/k था ना। और अब ये जो था इसका मीन पोजीशन था m मास का, बट अब मास बदल गया, कितना हो गया 2m, तो नया मीन पोजीशन कितने डिस्टेंस पे होगा 2mg/k। तो यानी कि जो पॉइंट पे तुमको स्पीड पता है वो इस नए मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे पता है, वही लिखा है। समझ रहे हो? हाँ समझ। ठीक, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। थैंक यू सर। थैंक यू, चलो थैंक यू सर। थैंक यू।